चैप्टर 26 बेला की बदमाशी, तुम्हारा पति, डैम इट। अब आगे। सुबह का वक्त, इंदौर, मध्य प्रदेश। अन्नपूर्णा मंदिर। वशिष्ठ परिवार की गाड़ी आकर मंदिर के पोर्च पर रुकी, जिसके पीछे 4 गाड़ियां और चल रही थी। पहली गाड़ी में बॉडीगार्ड बैठे हुए थे और दूसरी गाड़ी में दादी जी, आनंद जी और प्रतिभा थे, तो तीसरी गाड़ी में एकाग्र, नानी जी और बेला बैठे हुए थे, जिनके पीछे की 4 गाड़ी में बॉडीगार्ड थे। जब वो सभी बाहर आए, तब कई सारे मीडिया के लोग वहां पहुंच चुके थे, जिन्हें देखते हुए आनंद जी ने प्रताप को इशारा किया, तो बॉडीगार्ड ने उन लोगों को घेर लिया। जिन्हें देखते हुए बेला ने मुंह बना लिया और एकाग्र से धीरे से कहा, इन सबको भी बुलाया है का? अपने बर्थडे की पार्टी देने के लिए? शट अप, चुपचाप खड़ी रहो, एकाग्र ने ठंडे आवाज में कहा। बेला ने एकाग्र के ठंडे लहजे पर मुंह बना लिया और तभी एकाग्र की क्रेजी फैंस वहां पर आ गई, अपने हाथों में एकाग्र के फोटो से बने बैनर और पोस्टर लेकर, और जिनके किसी में आई लव यू एव लिखा था, तो किसी में मैरी मी PLESE लिखा हुआ था। जहां कुछ लड़कियां मीडिया वालों को धक्का देते हुए आगे आकर चिल्लाने लगी, एकाग्र, आई लव यू, you're so handsome, मैरी मी प्लीसी, तुम्हारी नेक्स्ट मूवी कब आने वाली है? तुमने जो कल रील पोस्ट की थी, उसमें तुम किलिंग लग रहे थे। ये कहते हुए कुछ लड़कियां उसे छूने की कोशिश करने लगी, लेकिन बॉडीगार्ड बीच में आ गए, जिन्हें देखते हुए एकाग्र ने तिरछी मुस्कान के साथ बेला को देखते हुए कहा, सी, ये है मेरा पोजीशन। बेला ने नानी जी की तरफ देखा और एकाग्र को जवाब में कहा, बढ़िया, भगवान का थैंक यू, जो हम कभी ऐसी पागलपंती नहीं किए, वरना अम्मा अभी हमारी शादी करवाने के बजाय जब हम 14 के थे तभी हमरा बाल विवाह करवा देती। एकाग्र ने चिढ़ते हुए बेला की तरफ देखा और नानी जी ने हल्का शिवर से पल्लू संभालते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? हर बार का यही है, कौन बता देता है इन पागलों को कि एकाग्र यहाँ आने वाला है? एकाग्र ने नानी जी की बात सुन कहा, ग्रैनी, आपको तो आदत हो जानी चाहिए। नानी जी ने एकाग्र की बात सुन कहा, क्या मतलब, ये मंदिर है या किसी फिल्म का सेट? एकाग्र ने नानी जी की बात सुन एक गहरी सांस ली और पूरे सेलिब्रिटी वाले ऑरा के साथ उसने अपना हाथ ऊपर किया, जिसे देखकर सारी लड़कियां और ज्यादा पागल होने लगी और एक लड़की ने चिल्लाते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे एव, गॉड ब्लेस यू। जिसके चिल्लाने पर बेला ने उस लड़की को जानलेवा नजरों से घूरा और मन में कहा, तो इनके जैसी छछुंदरियों के कारण ही छछुंदर इतना फेमस है। ये कहते हुए बेल ने मुंह बना लिया और उस लड़की के हैप्पी बर्थडे कहते ही बाकी सब लोग भी एकाग्र को बर्थडे विश करने लगे, जिन्हें सुनते हुए एकाग्र ने जोर से कहा, थैंक यू सो मच एवरीबडी। एकाग्र के इतना कहते ही लड़कियां और ज्यादा पागल होने लगी, जिन्हें देखते हुए दादी जी ने एकाग्र के पास आकर कहा, अपने इन सेनाओं को हड़ताल बंद करने के लिए कहो और चलो अंदर, मुहूर्त निकला जा रहा है। एकाग्र ने दादी जी की बात पर कुछ नहीं कहा और नानी जी के व्हीलचेयर को धक्का देते हुए मंदिर की तरफ कदम बढ़ा दिया। बेला एकाग्र के पीछे पीछे चलने लगी, जहां एकाग्र पूजा में शांति से बैठ गया और उसके नाना जी के साथ उसके जन्मदिन के लिए भी पूजा किया गया। पूजा पूरी होने के बाद आनंद जी ने एकाग्र से कहा, टूटू, बाहर भेज देने की तैयारी हो चुकी है, तुम जाओ। एकाग्र ने अपना सिर हिलाया और मंदिर के एग्जिट डोर की तरफ चला गया। जिसके जाते ही नानी जी ने इधर उधर देखा तो पाया बेला वहां पर नहीं थी। ये देखते हुए नानी जी ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, ये लड़की टूटू को गुस्सा दिलाने का एक मौका नहीं छोड़ती। ये कहते हुए नानी जी ने एक गहरी सांस ली और दादी जी ने नानी जी से कहा, पल्लवी जी, मैंने आपको टूटू का कुंडली दिया था, आप लेकर आए हैं ना? नानी जी ने कुंडली निकालकर दादी जी के हाथ में देते हुए कहा, मैं लाई हूं, लेकिन आप बिना टूटू से पूछे ये कर रही हैं, कहीं अगर वो गुस्सा। दादी जी ने नानी जी की बात को बीच में काटते हुए कहा, उस घर की मुखिया में हूं और वहां होता वही है जो मैं चाहती हूं, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। नानी जी ने दादी जी की बात सुन अपना सिर हिला दिया। उनके खानदानी पुरोहित, जो कि थोड़े बुजुर्ग हो गए थे और वो शिवाय कुंडली मिलाने और लगन तिथि निकालने के अलावा कोई पूजा नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनकी तबीयत खराब रहती थी और वो वहीं पर बैठे हुए थे, जिनके पास आकर दादी जी ने उनके पांव छूते हुए कहा, प्रणाम पुरोहित जी। पुरोहित जी ने दादी जी की तरफ देखा और कहा, मिथिला जी, काफी वक्त बाद आपसे मुलाकात हुई, कैसी हैं आप? दादी जी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ पुरोहित जी, आप कैसे हैं? पुरोहित जी ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, अभी भी वशिष्ठ खानदान की नींव को बचाने के लिए मैं ठीक हूँ। दादी जी ने पुरोहित जी के सामने क्षितिज और एकाग्र के कुंडली को रखते हुए कहा, ये मेरे दोनों बड़े पोतों की कुंडली है पुरोहित जी, मैं जानना चाहती हूँ कि उनका भविष्य क्या है।
मतलब उनकी शादी। पुरोहित जी ने दादी जी की बात को बीच में काटते हुए कहा, 1 साल के लिए क्षितिज की शादी में योग नहीं है, पर एकाग्र की शादी का योग आज से 12 दिन पहले का था। आनंद जी ने पुरोहित जी की बात सुन कहा, लेकिन पुरोहित जी, एकाग्र की शादी नहीं हुई है। पुरोहित जी ने आनंद जी की बात सुनकर धीरे से कहा, सब आंखों का धोखा है, राधे श्याम सीताराम। प्रतिभा ने पुरोहित जी की बात सुन कहा, पुरोहित जी, एक बार फिर टूटू की कुंडली देखकर बताइए ना कि उसकी शादी का योग कब है। पुरोहित जी ने एकाग्र की कुंडली को निकाला और कुछ देर देखने के बाद कहा, आज से 5 महीने बाद एकाग्र की शादी का योग है। अगर तब उसकी शादी नहीं हुई, वो आजीवन कुंवारा रहेगा। पुरोहित जी की बात सुन दादी जी ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए, 5 महीने के अंदर मैं उसके लिए एक अच्छी होनहार और वशिष्ठ खानदान के लायक बहू ढूंढ कर निकालूंगी। पुरोहित जी ने दादी जी की बात सुन मुस्कुराते हुए कहा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मिथिला जी, ये काम आपका पोता खुद करेगा। दूर जाने की कोशिश करेगा अपने एहसास से, लेकिन दूर जा नहीं पाएगा। रोएगा अपने जीवन में आए बदलाव के लिए, उस इंसान के लिए, और फिर अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखेगा, अपने जीवन साथी को अपने पास लेकर आएगा। सब किस्मत पर छोड़ दीजिए। ये कहते हुए पुरोहित जी ने कुंडली दादी जी के सामने रख दिया। जहां उनकी पूरी बात को सुनकर पूरी फैमिली शांत हो चुकी थी, लेकिन दादी जी शांत नहीं थी। दादी जी के चेहरे के भाव को देखते हुए आनंद जी ने कहा, मॉम, जस्ट रिलैक्स, हमारे बच्चे इतने समझदार हैं, वो खुद अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ सकते हैं। दादी जी ने खा जाने वाली नजरों से आनंद जी को घूरते हुए कहा, आनंद, मुझे लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए उनके लिए, मुझे वशिष्ठ खानदान को आगे बढ़ाने वाली चाहिए। आनंद जी ने बड़बड़ाते हुए धीरे से कहा, हाँ सही कहा, ये जो नाम की बीवी है उसके साथ प्यार कहाँ है। प्रतिभा ने आनंद जी की लिपसिंग को देखते हुए कहा, आनंद, आपको जो कहना है कमरे में चलकर कहिएगा, यहाँ पर मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। आनंद जी ने प्रतिभा को देखा और मुंह बनाते हुए दूसरी तरफ चले गए, जिसे देख प्रतिभा ने एक गहरी सांस ली। वही एकाग्र प्रताप के साथ खड़ा गरीब और जो लोग बाहर से काम ढूंढने के चक्कर में अपना घर परिवार छोड़कर वहां आए हुए थे, उन सभी को अनाज, कपड़े और कुछ पैसे लिफाफे में डालकर दे रहा था और मंदिर के पिछले हिस्से में उन लोगों को खाना खिलाया जा रहा था। बेला ने चुपके से थोड़ी दूर पर पिलर के पीछे छुपे हुए एकाग्र को देखा और लाइन को देखते हुए कहा, लाइन तो बड़ी लंबी है, अगर मैं बीच में जाऊंगी तो पहचान थोड़ी ना पाएगा, मुझे भी देखना है कि अमीर लोग क्या क्या देते हैं। ये कहते हुए बेला ने इधर उधर देखा कि किसी की नज़र तो उसे पर नहीं है और चुपके से सीढ़ियों से उतरने लगी। तब एक बॉडीगार्ड ने बेल को देख लिया, जिसकी नज़र पर बेला ने जबरदस्ती की हंसी के साथ बॉडीगार्ड से कहा, वो गाड़ी में नानी जी का पानी बोतल भूल गई हूँ, वही लेने जा रही हूँ, तुम पहरेदारी करो ना। बॉडीगार्ड ने बेल को इग्नोर कर दिया, जिस पर बेला ने अपने बाल को झटकते हुए आगे जाते हुए कहा, दरबारी भी मालिक की तरह हक दो। ये कहते हुए बेला जल्दी जल्दी नीचे आ गई, जहां एक तरफ बॉडीगार्ड अभी भी खड़े हुए थे और सिक्योरिटी काफी टाइट थी, जो मीडिया के साथ एकाग्र की क्रेजी फैन को वहां से दूर रख रहे थे। बेला ने इधर उधर देखा और जल्दी से अपना चेहरा अपने स्कार्फ से छुपाते हुए आकर लाइन में लग गई, जिसे सभी लोग देखने लगे, जिनकी नज़र पर बेला ने कहा, मैं एक दुखियारी हूँ, मुझे घर से निकाल दिया गया है, मुझे भी खाने के लिए कुछ चाहिए ना। जैसे आप लोग लाइन में लगे हो तो घूरना बंद करो ना। ये कहते हुए बेला की सिर्फ नज़र दिख रही थी, बाकी उसने अपने पूरे चेहरे को बांध रखा था, जिस कारण सभी लोग फिर से लाइन पर ध्यान देने लगे। जहां एकाग्र प्रताप से बात करते हुए सभी को दान दे रहा था, जहां प्रताप ने एकाग्र से कहा, बॉस, मुझे लगता है कि आपकी बुआ आ जाएगी। एकाग्र ने सारे गरीबों को दान देते हुए प्रताप की बात सुन कहा, शी लाइक मी सो डोंट वरी, बस ख्याल रखें वो छिपकली जाकर उनके सामने ना आ जाए। छिपकली? प्रताप कंफ्यूज हो गया। एकाग्र ने उसे घूरते हुए कहा, बेला की बात कर रहा हूँ, अगर वो गलती से भी उनके सामने आ गई ना तो हो गया कबाड़ा। प्रताप ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, लेकिन अक्षय सर को गिरफ्तार आपने करवाया है। प्रताप, बादाम खाओ, याददाश्त बढ़ाओ, बेवकूफों की तरह बात करना बंद करो, एकाग्र ने दांत पीसते हुए कहा। प्रताप ने एकाग्र के गुस्से पर चुपचाप अपना सिर हिला दिया और तभी वहां बेला की बारी आई, जहां एकाग्र बातें करते हुए उसे अनाज देना भूल गया। तब बेला ने मन में सोचा, ये मुझे देख क्यों नहीं रहा। ये कहते हुए बेला ने चुपके से एकाग्र को देखा, तब प्रताप की नज़र बेला की नज़र से मिली और उसकी आंखें बड़ी हो गई, जिसके चेहरे के भाव को देख बेला ने जल्दी से नज़र झुकाते हुए कहा, बेला,
नीचे देख नीचे, लगता है कि हिटलर के बॉडीगार्ड ने पहचान लिया, अब तू क्या करेगी? ये सोचते हुए बेला ने छोटा सा मुंह बनाया और एकाग्र के अनाज ना देने पर मन में कहा, अब गरीब बनकर आई हूं, तब भी बदल लेगा क्या? अरे दे ना। ये कहते हुए बेला ने अपने हाथ को फैला रखा था। जब एकाग्र ने उसके हाथ में पूरा पार्सल दिया, तब बेला ने कहा, जुग जुग जियो बेटा। इतना कहकर बेला ने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया और बड़ी बड़ी आंखों से एकाग्र को देखा। जहां एकाग्र उसकी आवाज सुनकर हैरानी से उसे देख रहा था, बेला ने स्कार्फ के अंदर से दांत दिखाते हुए एकाग्र को देखा और धीरे से कहा, भागो। इतना कहकर बेला फुल स्पीड में अनाज लेकर भागी। ये देखकर एकाग्र ने वहां खड़े प्रताप से कहा, आगे तुम संभालो। इतना कहकर वो भी बेला के पीछे भागा। बेला बहुत ज्यादा तेज भाग रही थी। ये देखते हुए एकाग्र ने चिल्लाकर कहा, रुको, कहाँ भाग रही हो? बेला ने कसकर अनाज को पकड़े हुए चिल्लाकर कहा, हमारा पीछा मत करो, हम नहीं रुकेंगे। ये कहते हुए बेला दौड़ते हुए वेद मंदिर की तरफ चली आए और उसने दौड़ते हुए पलटकर देखा तो पाया एकाग्र उसके पीछे नहीं आ रहा था। जिसे देखते हुए बेला ने अपने कदम रुकते हुए खुद से कहा, रुको रुको, वो नहीं आ रहा। ये कहते हुए बेला मंदिर के अंदर लगे टीले पर बैठ गई और गहरी सांस भरने लगी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो चोरी करके भागी हो और उसे हंसी भी आ रही थी कि उसने कैसे एकाग्र का पोपट बनाया। इससे पहले कि बेला अपने जीतने की खुशी मना पाती, एकदम से एकाग्र ने उसके सामने खड़े होते हुए कहा, सच कहा, किसी ने चूहा चाहे कितना भी सैर सपाटे कर ले, बिल में फंस ही जाता है। बेला ने बड़ी बड़ी आंखों से सिर उठाकर एकाग्र को देखा, जिस पर एकाग्र ने पहले अपने कड़े पहने हाथ को उठाकर अपने बालों पर फेरो और सिर झुकाकर बेला को घूरने लगा। बेला ने एकाग्र की घूरती हुई नजर पर हकलाते हुए कहा, का घूर क्यों रहे हो? एकाग्र ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, कैन यू टेल मी, ये कौन सी गवारों जैसी हरकत थी? बेला ने जवाब में कुछ नहीं कहा, जिसे देख एकाग्र ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, बेरी आई आस्क यू। बेला ने अपने चेहरे से स्कार्फ को निकालते हुए कहा, अरे हमको ठीक से सांस लेने दो, डांट तो ऐसे रहो जैसे तुम्हारे लाखों की जायदाद को चोरी करके भाग रहे हैं। एकाग्र ने बेला के सामने पंजों के बल बैठते हुए कहा, बेला। अचानक एकाग्र के सामने बैठने पर उसका चेहरा बेला के नजदीक आ गया, जिसे बेला ने एकदम से उसके कंधे पर हाथ रख उसे धकेलते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो? जिसके अचानक धक्का देने पर एकाग्र पीठ के बल जमीन पर गिर गया और हैरानी से बेला को देखने लगा, जिस पर बेला ने खुद भी शौक के मारे अपने मुंह पर हाथ रख लिया और जल्दी से कहा, सॉरी सॉरी। एकाग्र ने एम्बारासमेंट में गुस्से से कहा, आई स्वेयर, मैं तुम्हें जान से मार डालता। बेला ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, का मतलब, हम कोई मुर्गी है क्या जिसको खाने के लिए जान से मार दोगे, और हमने ऐसा भी कौन सा पाप किया? एकाग्र ने बेला को घूरते हुए कहा, तुम इस तरह से उन लोगों के बीच में नहीं घुस सकती, तुम्हें समझ आ रहा है, तुम सिक्योरिटी से बाहर क्यों गई? बेला ने तानते हुए कहा, क्यों नहीं जा सकते? हम भी जा सकते हैं, हम नॉर्मल इंसान हैं। तुम नॉर्मल इंसान नहीं हो, एकाग्र ने गुस्से से कहा। बेला ने एकाग्र के गुस्से पर आंखें सिकुड़ते हुए कहा, का मतलब, हम नॉर्मल इंसान नहीं हैं, हम अब नॉर्मल कैसे हैं बताओ हमको? हम जहां चाहे वहां जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, नाच सकते हैं, गा सकते हैं, हमको कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें रुकना होगा, तुम इधर उधर नहीं जा सकती, तुम सिक्योरिटी से बाहर नहीं जा सकती, समझ में आई तुम्हें मेरी बात? गॉड डैम इट, नहीं समझना हमको, हम जहां चाहेंगे वहां जाएंगे। एकाग्र ने बेला के बाजू को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, तुम सिक्योरिटी से बाहर नहीं जाओगी, तुम मेरी नजरों से बाहर नहीं जाओगी, समझी? ये कहते हुए एकाग्र बेला को चमका रहा था, जिस कारण बेला ने थोड़ा सा सहमति हुई एकाग्र को देखकर कहा, क्यों नहीं जाएंगे? हम जाएंगे, आप होते कौन हमको रोकने वाले? तुम्हारा पति। डैम इट, एकाग्र ने गुस्से से कहा, जिसे बेला बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी और एकाग्र बिना पलक झपकाए बेला को घूरता रहा। तारांकन, क्या होने वाला है आगे इस कहानी में? आखिर इन दोनों की यह लुकाछुपी वाली लड़ाई के साथ एकाग्र के बढ़ते कंट्रोल और हक को देखकर बेला आखिर क्या करेगी? क्या बेला एकाग्र के इन सारे रोक टोक से चिढ़ते हुए उसे उसकी गलती का एहसास दिलाएगा, या बेला उसके बातों को अवॉइड करेगी? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, कमेंट करके बताना मत भूलना। एक नया तमाशा, बेला का गुस्सा। अब आगे। दोपहर का वक्त, इंदौर, मध्य प्रदेश, अन्नपूर्णा मंदिर। बेला और एकाग्र आमने सामने खड़े हुए थे, जहां एकाग्र ने अभी भी बेला के बाजू को मजबूती से पकड़ रखा था।
जहां बेला ने एकाग्र के बिना सिक्योरिटी के यहाँ वहां जाने से मना करने पर बेला ने हल्की घबराहट के साथ कहा, क्यों? मैं कहीं भी अपनी मर्जी से क्यों नहीं जा सकती? आप हो कौन जो मुझे रोकोगे? तुम्हारा पति, डैम इट, एकाग्र ने उसी गुस्से से बेला के बाजू पर पकड़ मजबूत करते हुए कहा। जिसकी बात सुन बेला बिना पलक झपक एकाग्र को देखने लगी, जिसकी नजर पर एकाग्र ने फिर से कहा, सुना तुमने, तुम्हारा पति हूं मैं, समझी? बेला कुछ पल एकाग्र को देखा, उसकी आंखों में नगवारी थी और उसने उसी नगवारी से देखने के बाद हल्का सा हंसी के साथ कहा, पति। एकाग्र के चेहरे के भाव बदल गए, जहां बेला ने व्यंग भरी हंसी के साथ कहा, ये कब से शुरू होने लगा? जब जबरदस्ती मेरे भैया को गन पॉइंट पर रखकर मांग भरा था तब? या मंडप छोड़कर भाग गए थे तब पतिदेव? एकाग्र ने बेला की हंसी पर उसके बाजू पर पकड़ और मजबूत करते हुए कहा, ज्यादा मत बोलो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं। बेला ने एकाग्र की बात को बीच में काटते हुए कहा, मैं क्या समझूं सर, कि जब किसी ने मेरी मर्जी के बिना मुझसे जबरदस्ती शादी की, मेरे सारे सपने छीन लिए, मुझे सबके सामने बदचलन, बहाया, मनहूस और बना दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने साथ हुए गलत व्यवहार के लिए उस इंसान को थप्पड़ मारा जिसने मुझे गलत तरह से छुआ। एकाग्र ने बेला की आंखों में आंखें डालकर कहा, बेला, तुम्हें गलत इरादे से छूने वाला मैं नहीं था, वो कोई और था और तुमने। बेला ने एकाग्र की आंखों में आंखें डालकर बीच में कहा, सर, आपका क्या गया? ना अपने परिवार छोड़ा, ना अपने प्रोफेशन को छोड़ा, ना आपको कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, जो करना पड़ा मुझे। देखिए, गुमनाम होकर एक भागी हुई लड़की बनकर मैं आपके सामने खड़ी हूँ, जिससे भाग रही थी। मेरी कुत्ती किस्मत ने मुझे फिर से उसी के साथ जोड़ दिया और सोचते हो जिस इंसान ने मुझे पूरे समाज में बेइज्जत किया, मैं उसे पति कहकर उसकी पूजा करूं। एकाग्र की आंखें बिल्कुल नर्म हो गई थी, जिन्हें देखते हुए बेला ने कहा, सॉरी, लेकिन मैं मंदिर में खड़ी हूँ, मैं ये कभी नहीं करूंगी। एकाग्र ने बेला की आंखों में देखते हुए अपनी पकड़ बेला के बाजू से ढीली कर दी, जिसे देखते हुए बेला ने फिर से कहा, सिर्फ पति कहने से कोई पति नहीं बन जाता सर, सिर्फ सिंदूर भर देने से पति नहीं बन जाता, इज्जत होनी चाहिए। और आपकी आंखों में इज्जत कब थी? एकाग्र बेहद खामोश हो गया था, जहां उसने अपने होंठ को दांतों तले भींच लिए और बिना बेला से कुछ कहे मंदिर से बाहर की तरफ चला गया। जिसके जाने के बाद बेला को एक पल के लिए बिल्कुल सन्नाटा सा महसूस हुआ, जब मंदिर की घंटी के कारण उसकी तंद्रा टूटी और उसने अपने बाजू को सहलाते हुए खुद से कहा, पति। ये तो ऐसे बोल रहे थे जैसे कोई प्रॉपर्टी क्लेम कर रहा हो, बकवास। ये कहते हुए बेला ने अपने ओढ़नी को ठीक किया और अपने चेहरे को नॉर्मल करते हुए अनाज के झोले को उठा लिया और उसे खोलकर देखा, जिसमें चावल का पैकेट, दाल का पैकेट और रोटी के पैकेट के साथ कुछ मसाले और एक कंबल और एक एनवेल्प था। जिस एनवेल्प को बेला ने खोलकर देखा तो उसके अंदर 1000 रुपीस थे, जिसे देख बेला की आंखें चमक उठी और उसने खुद से कहा, वाह, मतलब गजब, इतना तेज दौड़ने का और उस राक्षस के साथ बहस करने का कोनो घाटा नहीं हुआ, शाबाश बेला। ये कहते हुए बेला ने पैसे को अपने पॉकेट में रखा और बाहर आई, जहां उसकी नज़र एक औरत पर गई, जो कि अपने छोटे से बच्चे के साथ एकाग्र द्वारा दिए गए अनाज के थैले को पकड़कर खड़ी थी। उसके चेहरे पर थोड़ी खुशी तो थी, लेकिन अगले दिन वो क्या खाएगी, इस बात का दुख उसके चेहरे पर आज से ही नजर आ रहा था। जिसे देखते हुए बेला का दिल भर आया और उसने अपने अनाज के थैले को लाकर औरत के सामने रखते हुए कहा, ये लो। औरत हैरानी से बेला को देखने लगी, जिसकी हैरानी पर बेला ने कहा, अरे, हमको ऐसे घूरो मत, हमसे ज्यादा तुमको जरूरत है इसकी। औरत ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। बेला ने सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, फिक्र मत कीजिए, हम नज़ हैं, हमको पगार मिलता है, हम तो बस ऐसे ही खड़े हो गए थे लाइन में देखने के लिए कि अमीर लोग कितने दानी होते हैं, रखो इसको। औरत ने बेला के हाथ से थैला लेते हुए कहा, सदा खुश रहो, भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करें। बेला ने कुछ पल चुप रहकर कहा, अगर आशीर्वाद देना है तो जिसका जन्मदिन है उसको दीजिए, कि उसके पास थोड़ी सद्बुद्धि आ जाए, क्योंकि अगर वो मुझे ये नहीं देता तो मैं आपको नहीं दे पाती। औरत ने बेला की बात सुन अपना सिर हिला दिया, जिस पर बेला ने उनकी गोद में बैठे उसे छोटे से बच्चे, जिनके चेहरे पर कुछ धूल और धूप के कारण उसका चेहरा हल्का मुरझा गया था, बाल हल्के चमकीले भूरे थे और उसके चेहरे पर दुनिया जहां की मासूमियत नजर आ रही थी। जिसे देखते हुए बेला ने पॉकेट से 1000 रुपये निकाले और उसके हाथ में देते हुए कहा, इसको तुम रख लो, फेंकना मत, अपनी अम्मा के साथ कुछ खाना। बच्चा अपनी माँ की तरफ देखने लगा, जिस पर माँ ने उसे लेने के लिए कहा। बच्चे ने बेला के हाथ से लेते हुए कहा, थैंक यू दीदी।
बेला ने मुस्कुराते हुए उसके बालों पर हाथ फेर दिया और वहां से उठकर सीढ़ियों की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। जिसे जाता हुआ देख एक लड़के ने अपना कैमरा नीचे किया और अपने कैमरे में बने वीडियो को देखते हुए कहा, बहुत खूबसूरत है और उसका दिल उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। ये कहते हुए उसे लड़के के होठों पर एक टोटल आशिकी वाली मुस्कान थी। दरअसल वो एक टूरिस्ट था जो कि मंदिर को घूमने आया था और उसने बेला को उन लोगों से बात करते हुए देख लिया था और उसका वीडियो बना लिया था। वही मंदिर के बरामदे में नानी जी ने व्हीलचेयर पर बैठे हुए प्रतिभा से कहा, लड्डू वाली टोकरी किधर गई और बेला कहाँ है वो? प्रतिभा ने अपना सा चेहरा नहीं में हिलाते हुए कहा, पता नहीं मॉम, थोड़ी देर से देखी नहीं। तारांकन। दादी जी ने हल्के सकस्मे के साथ कहा, पहली बार मंदिर में आए लगता है भटक गई। नानी जी ने दादी जी की बात सुनकर कहा, टूटू से पूछो कहीं उसके साथ तो नहीं है। दादी जी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, उससे पहले ही प्रतिभा ने कहा, वो देखिए आ रही है लड्डू की थाली पकड़े। दादी जी के साथ बाकी सब ने सिर घुमा कर देखा, जहां बेला थाली संभालते हुए नॉर्मल चेहरे के साथ ऊपर आ रही थी। जिसे देखते हुए प्रतिभा ने गहरी सांस भरकर कहा, अरे कहाँ चली गई थी बेला इतनी देर तक? बेला ने छोटा सा मुंह बनाते हुए कहा, वो नीचे बने मंदिरों को देखने गए थे, बहुत बड़ा है, हमने पहली बार इतना बड़ा मंदिर देखा। दादी जी ने कटाक्ष करते हुए कहा, तुमने पहली बार ही बड़ी बड़ी जगह को देखा है। बेला ने जबरदस्ती की मुस्कान के साथ कहा, ये बात तो आपने 100% सही कही दादी जी, वो क्या है ना, हम छोटे घर से बिलोंग करते हैं तो हमारी सोच छोटी नहीं है, लेकिन हमारे ख्वाब जरूर छोटे हैं, इसलिए बड़े बड़े जगह में एडजस्ट होने में हमको थोड़ा वक्त लगता है। दादी जी ने बेला को घूर कर देखा और आनंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो कोई बात नहीं, पर अगली बार से बता कर जाना। दादी जी ने नजर गड़ा कर कहा, हम और टूटू कहाँ गया है? दान पूर्ण तो पूरा हो गया, जन्मदिन के दिन भी इस लड़के को शांति नहीं है। बेला ने दादी जी की बात पर कुछ नहीं कहा और तभी एकाग्र भी वहां चला आया। उसका चेहरा ठंडा, आंखों में कुछ भी नहीं था, जिसकी तरफ बेला ने एक नजर देखा और इग्नोर कर दिया। नानी जी ने दोनों को बारी बारी देखा और कहा, अरे वाह, ये दोनों एक ही वक्त में वापस आए, क्या कोइंसिडेंस है? दादी जी ने दोनों को देखा और कहा, कोइंसिडेंस या कुछ और? एकाग्र ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन बेला एक पल रुकी और फिर आगे जाते हुए बोली, दादी जी मैं तो बस थोड़ा हेल्प करने गई थी और ये सर तो शायद फोन में बिजी होंगे, आज बर्थडे है ना इनका, दुनिया भर के विशेष आ रहे होंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू वाला। प्रतिभा ने हल्का सा हंसकर कहा, हाँ, इतने कॉल्स आ रहे हैं कि बेटा खुद ही गायब हो गया। दादी जी ने दोनों को देखा और हल्के शक के साथ कहा, तुम दोनों साथ में थे क्या? फिर से झगड़ा हुआ दोनों का? बेला ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी जी हम दोनों साथ में क्या करेंगे और आपको लगता है कि हम दोनों सिर्फ झगड़ते रहते हैं? जब से मिले हो कुत्ते और बिल्ली की तरह झगड़ते रहते हो तो वही पूछूंगी ना, दादी जी ने सरकस्म के साथ कहा। जिनके बीच के बढ़ते तनाव को देखते हुए नानी जी ने बीच में आते हुए कहा, चलो छोड़ो, आज तो हमारे टूटू का जन्मदिन है, लड़ाई झगड़ा घर जाकर कर लेना, यहाँ तो प्रसाद बांटो सब में। नानी जी की बात पर बेला ने अपना सिर हिलाया और वहां पर बच्चों को प्रसाद बांटने लगी, लेकिन दादी जी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी, लेकिन फिलहाल उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। जहां थोड़ी देर बाद वह लोग वहां से वशिष्ठ पैलेस के लिए निकल गए। दादी जी को शक हो चुका था, लेकिन बेला एकाग्र को इग्नोर कर रही थी। जहां कुछ देर में वो लोग वशिष्ठ हाउस पहुंचे और बेला नानी जी को आराम करवाने के लिए लेकर कमरे में चली गई। नानी की थकावट के कारण और मेडिसिन के चलते सो गई, जिनके सोने के बाद बेला दोपहर तक फ्रेश होकर नीचे आई। जहां बेला किचन की तरफ जाने लगी, जब दादी जी ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, ओए लड़की, 1 मिनट रुकना, तुमसे कुछ बात करनी है। बेला के कदम रुक गए और उसने खुद को नॉर्मल किया, लेकिन अंदर से वो घबरा रही थी, क्योंकि उसे दादी जी के घूरती हुई नजर से घबराहट होती थी। घबराहट को छुपाते हुए बेला जाकर दादी जी के सामने खड़ी हो गई। दादी जी ने बेला को देखा और बिना इधर उधर बात घुमाए कहा, सुनो लड़की, मैं देख रही हूँ तुम्हारे और एकाग्र के बीच की बढ़ती नजदीकियों को, लेकिन तुम समझदार हो, तुम दोनों के बीच में दोस्ती भी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम उसके लायक नहीं हो, तो एकाग्र से दूर रहो। बेला ने दादी जी की धमकी पर थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, दादी जी आप मुझे धमकी दे रही हैं या फिर बता रही हैं? दादी जी ने बिना किसी भाव के कहा, मंदिर में तुम दोनों का एक ही वक्त में गायब होना, फिर एक साथ लौटना, वो भी चुपचाप, ये सब एक इत्तेफाक था। बेला को थोड़ा झटका लगा और उसने जल्दी से कहा, दादी जी
मैंने तो सबके सामने बताया था, मंदिर घूमने निकली थी और उसी में। दादी जी ने बीच में बेला की बात को काट उसे घूरते हुए कहा, तुम मुझे जवाब मत दो, अपने आप को दो, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर बजे 12 झूठ नहीं छुपा पाए और एकाग्र उसके चेहरे पर तो कुछ लिखा ही नहीं होता, लेकिन तुम दोनों में चल क्या रहा है? बेला ने हल्के तीखे स्वर में लेकिन शांति से कहा, दादी जी, अगर कुछ होता तो आपको बताने में मुझे हिचकिचाहट नहीं होती। मैं उस इंसान को पसंद नहीं करती और ना कभी करूंगी। आप प्लीज ये बात मत सोचिए और मुझे बहुत अच्छे से अपना काम पता है। मैं यहाँ पर नानी जी की केयरटेकर के रूप में हूँ और जैसे ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आपको मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे इस घर के किसी भी इंसान से कोई लेना देना नहीं है। दादी जी थोड़ा नर्म पड़ी, लेकिन आंखों में इस शक के साथ बोली, ठीक है, पर एक बात याद रखना, अगर कोई राज छुपाया जा रहा है तो सबसे पहले उसका बोझ तुम पर ही पड़ेगा। बेला ने दादी जी की बात सुन कुछ नहीं कहा और किचन की तरफ जाने के बजाय वो फिर से ऊपर की तरफ चली गई। कमरे के बाहर बने बालकनी में बेला आकर बैठ गई, जहां बैठने के बाद बेला के मन में पूरे दिन के ख्याल उमड़ने लगता और जिस कारण उसे इमोशनल ब्रेकडाउन होना शुरू हो गया और खुद में खुद वो रोने लगी। उसका करैक्टर ऐसा नहीं था कि वो छोटी छोटी बातों पर रो दे, लेकिन जब बहुत सारी बातें एक साथ उसके दिमाग में घूमती थी तब वो रोकर अपने मन को हल्का करती थी। रोते हुए बेला ने एक गहरी सांस ली और फिर से रोने लगी। तभी एकाग्र नीचे से ऊपर आया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। जब उसकी नज़र बालकनी में बैठी बेला पर गई और उसे कांपता हुआ देखकर उसके कदम रुक गए। एकाग्र ने अपने आप से कहा, अगर मैं उसे सिंपैथी देने जाऊंगा तो चिल्लाएगी, बेहतर यही है कि हमेशा वाली टोन में बात करूं। ये सोचते हुए एकाग्र ने हल्के सकस्मे के साथ कहा, ये क्या ड्रामा है? अब दादी से डांट पड़ी क्या? बेला ने एकाग्र की आवाज सुनकर जल्दी से अपने आंसू को साफ करते हुए सिर घुमाकर एकाग्र के सामने आते हुए गुस्से से कहा, आप मेरी जिंदगी से दूर क्यों नहीं हो जाते? आपकी वजह से मुझे हर रोज जवाब देना पड़ता है, हर रोज किसी न किसी को कुछ ना कुछ झूठ बोलना पड़ता है। एकाग्र ने बेला की बात सुन आंखें चढ़ाते हुए पूछा, अच्छा, तो घर छोड़कर भागकर क्यों आई? अगर नहीं आती तो आज यहाँ पर तुम्हें इतना सवाल? बेला ने एकाग्र की बात को बीच में काटते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा ना, अपने सपनों के कारण मैंने अपना घर छोड़ा था, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे आपके ही घर में आकर इतने सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। एकाग्र का चेहरा बेला की बात सुनकर सीरियस हो गया, जहां बेला ने इरिटेट होते हुए कहा, मैं थक गई हूं और रोज एक्टिंग करते करते हर वक्त आपकी वजह से किसी न किसी के सवाल के जवाब बनना पड़ता है। आप समझते क्यों नहीं हो? आप मुझे पसंद नहीं करते, मैं आपको पसंद नहीं करती, तो फिर मुझे अपने ईगो का सेंटर क्यों बनाया हुआ है? बेला की बातों को सुनते हुए एकाग्र का चेहरा बिल्कुल सीरियस हो गया और वो बिना बेला से और कोई आर्ग्यूमेंट करे अपने बेडरूम की तरफ चला गया। बेला ने उसे जाते हुए देखा और अपने कमरे में चली गई। वहीं नीचे पूरे परिवार के लोग एकाग्र के बर्थडे पार्टी की तैयारी में लगे हुए थे, जहां ये एक सरप्राइज था और इसी तरह रात हो गई। प्रतिभा, दादी जी, नानी जी और आनंद जी चुपके से किचन में आए, जहां प्रतिभा ने उन लोगों से कहा, टूटू ने बर्थडे सेलिब्रेट करना बंद कर दिया है, पर इस बार हम सब मिलकर उसे सरप्राइज देंगे, उसके कमरे में सब क्वाइटली चले जाएंगे। नानी जी ने एक साइड होते हुए कहा, टूटू बहुत खुश हो जाएगा। दादी जी ने थोड़ी नाखुशी के साथ प्रतिभा से कहा, और उस लड़की को बुला लेना। जिसकी बात पर उन लोगों ने अपना सिर हिला दिया और सभी चुपके से ऊपर की तरफ चले गए, जहां अपने बेडरूम में एकाग्र हमेशा की तरह टॉवल में बैठा हुआ था। जब अचानक उसके कमरे की लाइट्स ऑफ हो गई, एकाग्र के हाथ में फोन था जिसकी स्क्रीन लाइट चल रही थी और उसने चौंकते हुए इधर उधर देखा। जब सभी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे एकाग्र, जिसके साथ ही लाइट ऑन हो गई, जहां उन लोगों के हाथ में केक, बलून और कैंडल्स थे, जिसे देखकर एकाग्र थोड़ा चौंक गया, लेकिन अपनी हैरानी को छुपाते हुए उन्हें देखने लगा। तब आनंद जी ने हल्का हंसकर कहा, टूटू, तुम चाहो ना चाहो, तुम हम सबके लाडले हो और तुम्हें विश किए बिना तो हम नहीं मानेंगे। एकाग्र ने थोड़ी सॉफ्टनेस के साथ कहा, ये सब अननेसेसरी था, लेकिन थैंक यू। जिसकी बात सुन नानी जी ने केक लाकर कॉफी टेबल पर रख दिया और प्रतिभा ने कहा, जाकर कपड़े पहन कर आओ। एकाग्र ने अपना सिर हिलाया और क्लोजेट से कपड़े पहन कर आ गया। एकाग्र ने सोफे पर बैठते हुए कैंडल बुझाने के लिए सिर नीचे झुकाया, जब उसकी नज़र डोर के कोने में गई, जहां बेला खड़ी हुई थी। जिसे देखते हुए एकाग्र ने खुद से कहा, हर बार ये लड़की इरिटेट करती है, लेकिन अभी ये खाली होना ज्यादा अजीब लग रहा है। जिसे चुप देखकर दादी जी ने कहा, केक कट करो। एकाग्र में इधर उधर देखा और कहा, मॉम।
प्रताप और केशव को भी बुला लेते हैं ना। दादी जी ने इधर उधर देखते हुए कहा, हाँ और वो लड़की कहाँ है? मैंने कहा ना उसे भी बुलाने के लिए। प्रतिभा ने दादी जी की बात सुनकर कहा, बेला को बुलाया था माँ, लेकिन वो आई नहीं, लगता है थक गई होगी। एकाग्र ने प्रतिभा की बात सुनकर कहा, गुड फॉर हर, कम से कम मेरा मूड खराब नहीं किया इस बार, मैं केक कट करता हूँ। इतना कहकर एकाग्र ने दरवाजे की तरफ देखा और कैंडल बुझते हुए केक कट किया। सबसे पहले अपनी दादी, उसके बाद नानी, फिर अपने फादर, फिर मदर को खिलाने के बाद उसने बेला की तरफ देखा और केक को प्लेट में रख दिया। बेला ने एक नज़र एकाग्र को देखा और वहां से चली गई, जिसके जाने के बाद एकाग्र ने अपना सिर नहीं में हिला दिया और दादी जी ने कहा, चलो नीचे चलते हैं। जिनकी बात सुनकर सभी ने सिर हिलाया और एकाग्र भी उनके साथ नीचे चला आया, जहां पहुंचकर सारे सर्वेंट को केक खिलाते हुए वो लोग वहीं पर मस्ती करने लगे। नानी जी केक का टुकड़ा बेला के लिए रखने लगी, तभी गेट से तेज कदम की आवाज और एक 56 साल की औरत गुस्से से अंदर आए, आंखों बिजी सी भरी हुई थी, जिसने अंदर आते ही दहाड़ते हुए कहा, ये कैसा तमाशा चल रहा है इस घर में? देवयानी बुआ का बेला को इंसल्ट करना। बेला के जवाब। अब आगे। रात का वक्त, इंदौर, मध्य प्रदेश, रेजिडेंस वशिष्ठ पैलेस। रात की तकरीबन 9 बजे एकाग्र का बर्थडे सेलिब्रेट उसके कमरे में करने के बाद सभी लोग बातें करते हुए लिविंग हॉल में चले आए, जहां एकाग्र द्वारा काटे गए केक को सभी सर्वेंट में बांटा गया और नानी जी ने बेला के लिए एक प्लेट साइड में रख दिया। जहां वो लोग मंदिर में हुए सारी बातों को एक दूसरे को बात कर हंस रहे थे, तभी भारी कदमों के साथ तकरीबन 56 साल की एक औरत ने अंदर आते हुए चिल्लाकर कहा, ये क्या तमाशा हो रहा है इस घर में? सभी ने सिर घूमकर दरवाजे की तरफ देखा, जहां बड़े ठाठ के साथ वशिष्ठ परिवार की बड़ी बेटी दिव्यानी धनराज और धनराज खानदान की छोटी बहू आंखों में अंगार खड़ी हुई थी, जिसके हाथ में उसके साड़ी का पल्लू, माथे पर लाल बिंदी, हाथ में सोने की चूड़ियां और बनारसी साड़ी में दिव्यानी बेहद खूबसूरत थी। इस उम्र में भी वो बिल्कुल फिट और बेमिसाल लग रही थी। पूरा हॉल सन्नाटे में डूबा हुआ था, जहां दिव्यानी ने अंदर आते हुए फिर से कहा, सुनाई दे रहा है इस घर में? वहां मेरे घर में उथल पुथल लाकर यहाँ आप सब लोग पार्टी कर रहे हो। आनंद जी ने दिव्यानी की तरफ देखा और उठाते हुए नरमी से कहा, देवयानी पहले बैठो, पानी पी लो, बात करेंगे आराम से। ये कहते हुए आनंद जी ने दिव्यानी को बैठाने के लिए हाथ ऊपर किया, जिनके हाथ को झटकते हुए दिव्यानी ने कहा, नहीं, जो हरकत आप लोगों ने की है ना, उसके बाद मुझे इस घर का एक गिलास पानी भी नहीं पीना। प्रतिभा ने दिव्यानी की बात सुन कहा, किस बात के लिए इतना गुस्सा कर रही हैं आप? दिव्यानी ने प्रतिभा को इग्नोर करते हुए सीधा दादी जी के सामने आकर कहा, मॉम, आप इस घर की सुप्रीम लीडर हैं, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। दादी जी ने दिव्यानी को देखते हुए कहा, पहले शांति से बैठो, फिर बात करते हैं। मुझे बैठना ही नहीं है, आप उस लड़की को मेरे सामने लेकर आइए, जिसके कारण आपके चाहते ने हमारे बच्चे को जेल में भिजवाया है। ये कहते हुए दिव्यानी ने घूरकर एकाग्र की तरफ देखा। एकाग्र ने दिव्यानी की घूरती हुई नज़र पर नानी जी के द्वारा बेला के लिए रखे गए केक की प्लेट को उठा लिया और मजे के साथ खाने लगा, जिसे देखते हुए नानी जी ने अपना सिर नहीं में हिला दिया और प्रतिभा ने कहा, भाई कुछ तो वजह रही होगी दीदी, बेला ने कुछ उल्टा सीधा नहीं किया, वरना हम कब का उसे निकाल देते। दिव्यानी ने चीखते हुए कहा, मैंने कहा ना, मैं इस घर की सुप्रीम लीडर से बात करना चाहती हूँ। प्रतिभा ने अपने एक कान पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा, तो गला क्यों फाड़ रही है आप? ये बात हम धीरे से भी कर सकते हैं। आनंद जी ने प्रतिभा को आंखें दिखाते हुए चुप रहने के लिए कहा और दिव्यानी से कहा, देवयानी, बेला एक अच्छी लड़की है। ओ ग्रेट भैया, अक्षय जो बचपन से इस घर में आ रहा है, वो बिगड़ा हुआ बदमाश रही से ज्यादा हो गया, और जो लड़की यहाँ पर नौकरी करने आई है, वो एक अच्छी लड़की हो गई। क्या कंपैरिजन किया है आपने? दिव्यानी ने कटाक्ष भरे लहजे में कहा। दादी जी ने दिव्यानी की बात सुन पूछा, दिव्या, मामला क्या है? दिव्यानी की आंखों में एक बेचैनी और गुस्से ने अपना जगह बनाए हुए कहा, मामला? यू डोंट नो मॉम, क्या हो रहा है हमारे घर में? एकाग्र ने दिव्यानी की बात सुन कहा, आप बताएंगी नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा बुआ? यू शट अप ब्लडी ब्रैट, ये सब कुछ तुम्हारे कारण हो रहा है, दिव्यानी ने गुस्से से कहा। जिनके गुस्से को देखते हुए एकाग्र ने केक का प्लेट दिव्यानी के सामने रखते हुए कहा, मेरे बर्थडे का केक खाइए और अपना मूड और जुबान दोनों स्वीट कीजिए। दिव्यानी ने एकाग्र के हाथ से केक का प्लेट छीनकर हॉल में ही फेंक दिया, जिसे देखकर सभी लोग दंग रह गए और एकाग्र ठंडी नजरों से दिव्यानी को देखने लगा, जिसे देखते हुए नानी जी ने कहा, टू
यहाँ आकर बैठो और चुप रहो। एकाग्र ने अपनी मुट्ठी भींच ली और जाकर सोफे पर बैठ गया, जिसके बाद दिव्यानी ने इधर उधर देखते हुए पूछा, कहाँ है वो लड़की? ये कहते हुए दिव्यानी यहाँ वहाँ देखने लगी, जिसे देखते हुए दादी जी ने कहा, दिव्या, ये क्या बदतमीजी है, चुपचाप बैठो यहाँ पर। दिव्यानी ने दादी जी की बात पर गुस्से से कहा, मॉम, उस लड़की को नीचे बुलाए। बेला, जो कि ऑलरेडी सीढ़ियों के पास खड़ी हुई थी, दिव्यानी की बात सुन उसने मन ही मन सोचा, अब कौन सा नया पंचायती शुरू होगा इस घर में, भगवान बचाए मुझे। ये सोचते हुए बेला ने अपनी मुट्ठी भींच ली और खुद से कहा, हम काहे डर रहे हैं, हम गलत थोड़ी ना थे और ये जो कोई भी हो, हमको उनसे डरना नहीं है। ये कहते हुए बेला आगे आ गई, जिसे अपने सामने देखते ही दिव्यानी ने कहा, ओह, तुम हो वो लड़की जिसने अक्षय को जेल पहुंचा। आखिर तुम्हारी औकात क्या है? एक नॉर्मल सी 2 कौड़ी की केयरटेकर हमारे घर के बच्चे पर हाथ उठाती है और उसे अभी तक नौकरी से निकाला भी नहीं गया, क्या बात है? ये कहते हुए दिव्यानी बेला के बिल्कुल नजदीक आ गई थी, जिसे बेला ने देखा और अपनी मुट्ठी मजबूती से भींचते हुए घबराहट को छुपाते हुए कहा, औकात की बात आप मत कीजिए मैडम। बेला के जवाब को सुनकर एकाग्र की आंखें चमक उठी और वो बड़े इंटरेस्ट के साथ बेला को देखने लगा और बाकी सब लोग भी बेला को देखने लगे। जहां बेला ने आगे कहा, आपके बच्चे ने मुझे रेड लाइट एरिया में बेचने की कोशिश की थी, क्या औकात थी उसकी? फिर कुछ पल चुप रहकर उसने फिर कहा, मैं अकेले थी, उसने मुझे जबरन गाड़ी में डाला, मेरे मुंह में पट्टी बांधी और जब मैंने विरोध किया तो उसने मुझे थप्पड़ मारा। बेला के जवाब को सुनकर दिव्यानी का गुस्सा और ज्यादा चरम पर पहुंच गया और उसने बेला को थप्पड़ मारने के लिए हाथ ऊपर किया। उससे पहले ही बेला ने तुरंत उनकी कलाई को पकड़ लिया। ये देखकर बाकी घर वाले उठकर खड़े हो गए। एकाग्र सोफे पर इत्मीनान से बैठा बेला को देख रहा था, जहां बेला ने अपनी आंखों में नमी लिए गुस्से से कहा, अब बस, आप मुझ पर हाथ नहीं उठा सकती, मैं इस घर में नौकर नहीं हूँ, केयरटेकर हूँ, नानी जी की सेवा करती हूँ और अगर कोई मुझे छुएगा भी तो मैं उसका हाथ पकूंगी जैसे आपका पकड़ा है। एकाग्र के होठों पर हल्की तिरछी मुस्कान आ गई और वो बेला को बिना पलक झपक देखने लगा, मानो घूरने लगा। जहां घर में पहले सन्नाटे को तोड़ते हुए दादी जी ने कहा, बेला, ये कैसी बदतमीजी है? नानी जी ने दादी जी की बात सुनकर कहा, मिथिला जी, तमीज सिखाने की जरूरत दिव्या को है। अगर कोई शख्स सही होने पर अपना डिफेंड करे तो उसे बदतमीजी नहीं कहते, उसे आत्मसम्मान कहते हैं, जिसके लिए इंसान खड़ा होता है। दिव्यानी ने नानी जी को गुस्से से देखा और प्रतिभा से कहा, ओह, तो अपनी केयरटेकर से इतनी हमदर्दी है आपकी मॉम को? नानी जी ने दिव्यानी की बात सुन कहा, बेटा, मौली कोई जानवर नहीं है, इंसान है, बात करती है, अपने एहसासों को सामने रखती है, तो उससे हमदर्दी रखने में कोई बुराई नहीं है। दिव्यानी ने कटाक्ष भरे लहजे में कहा, हाँ, और अपने फीलिंग को इतने खुलकर सबके सामने रखती है कि सभी को अपने वश में कर रखा है। नानी जी ने दिव्यानी की बात को अनसुना करते हुए दादी जी से कहा, मिथिला जी, एक बार बेला की पूरी बात सुन लीजिए, फिर आपको जो कहना है कहिएगा। दादी जी ने नानी जी की बात पर अपना सिर हिलाया और बेला से पूछा, बेला, क्या तुमने जो अभी कहा वो सब सच है? कितनी सच्चाई है तुम्हारी बातों में? बेला ने नजरें झुकाए धीरे से कहा, मैं झूठ नहीं बोलती दादी जी, अक्षय सर ने मेरे साथ बदतमीजी की थी। जब मैंने उन्हें थप्पड़ मारा तो एकाग्र सर के घर छोड़कर चले जाने को कहने के बाद जब मैं घर से बाहर निकली तब उन्होंने मुझे सबक सिखाने के लिए उठा लिया। अगर सर वक्त पर नहीं आते तो शायद मैं आज जिंदा भी नहीं होती। ये कहते हुए बेला के गाल पर उसके आंखों में भरे आंसू बह गए, जिसे एकाग्र ने देखा और सोफे से उठकर सीधा उसकी तरफ चला आया। उसने बेला की ओर नहीं देखा पर दिव्यानी की ओर सीधा देखते हुए कहा, बुआ, मैं ये नहीं मानता कि मैंने कुछ गलत किया, उसने जो किया उसका नतीजा मिला। अगर आप चाहे तो आप भी केस रीओपन करवा सकती हैं, पर सच वही रहेगा जो अभी बेला ने कहा। दिव्यानी ने एकाग्र की आंखों में देखा, उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था, लेकिन एकाग्र की ठंडी आवाज पर दिव्यानी ने झटके से बेला के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया और एकाग्र से कहा, तुम्हारे अंदर ये सब बातें कब से आ गई एकाग्र? तुम तो कभी किसी औरत के लिए। एकाग्र ने बीच में कटाक्ष करते हुए कहा, मैं आज भी किसी के लिए नहीं बोलता बुआ, मैं सिर्फ गलत के खिलाफ बोलता हूँ, चाहे वो मेरा अपना हो या आपके घर का बच्चा। दादी जी ने वहां के तनाव को कम करते हुए कहा, बस करो सब लोग, ये घर है, कोर्ट रूम नहीं। बेला तुम जाओ यहाँ से। बेला ने दादी जी की बात सुन अपना सिर हिलाया और अपने आंसू को साफ करते हुए मुड़ने लगी, जब दिव्यानी की आवाज फिर से गूंज उठी, रुक जाओ तुम।
अभी बहुत कुछ बाकी है। बेला के कदम रुक गए। बेला ने पलट कर देवयानी जी की तरफ देखा, जिस पर देवयानी जी ने उसके सामने आते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ आकर कुछ भी तंत्र विद्या फूकोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? तुम जैसी लड़कियां ही तो घर पर बात करती हैं, जिनके पास ना औकात, ना संस्कार और ना टैलेंट होता है, और चल पड़ती है अमीर परिवार के मर्दों को अपने जाल में फंसाने। बेला के कान में सिर्फ देवयानी की कहानी बातें गूंज रही थी और उसके हाथ पांव बिल्कुल ठंडे पड़ गए थे। जहां देवयानी ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, पहले हमारे बच्चे को जेल पहुंचा और अब मुझे जवाब भी दिया। ये क्या ट्रेनिंग लेकर आई हो तुम? रेड लाइट एरिया में बिकने वाली लड़कियां ही तो ऐसी ही बोलती है। मुझे उठाया गया, मुझे बेचा गया, क्योंकि उनका असली काम वही होता है। देवयानी की बातें इतनी ज्यादा जहरीले थी कि वहां खड़े सभी लोग दंग भरी नजरों से देवयानी को देख रहे थे। जहां बेला ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए हकलाते हुए कहा, हम ऐसे नहीं हैं, हमारे कैरेक्टर को बुरा मत कहो। देवयानी ने बेला को घूरते हुए कहा, तो बताओ कैसी लड़की हो तुम? ओह हाँ, तुम तो उन लड़कियों में से हो ना जिन्हें कुछ लाख पैसे चाहिए, उसके बाद इस घर को छोड़कर किसी दूसरे बड़े घर में जाकर मर्दों को अपने हुस्न के जाल में फंसाती है। देवयानी की बातों को सुनते हुए बेला का पूरा शरीर कांप रहा था और वो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा घबरा रही थी। जहां देवयानी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, कौन है तुम्हारे घर वाले, जिन्होंने तुम्हें ऐसी परवरिश दी, जिन्होंने तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं सिखाई कि औकात से बढ़कर सपने नहीं देखा करते? मैं यकीनन कह सकती हूँ कि तुम अक्षय को फंसा रही हो। कितने पैसे चाहिए तुम्हें अपने केस को वापस लेने के लिए? बताओ मुझे। बेला की आंखें बिल्कुल पथरा गई थी और लगातार उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जिन्हें देखते हुए प्रतिभा ने बीच में आते हुए देवयानी से कहा, ये क्या बकवास है, आप हद पार कर रही हैं। देवयानी ने प्रतिभा की बात को अवॉइड कर दिया, जिस पर आनंद जी ने कहा, बस देवयानी, बेला हमारे घर में नौकर नहीं है। देवयानी ने दोनों की बात को इग्नोर करते हुए बेला के पास आकर उसके बाजू को कसकर पकड़ा और उसे अपनी तरफ मोड़ते हुए कहा, क्यों? सही बात कहा तो बुरी लगी? बताओ मुझे कितने पैसे चाहिए तुम्हें? बेला ने देवयानी को आंखों में नमी लिए देखते हुए कहा, अगर यही हरकत मेरी जगह आपकी बेटी के साथ होती, क्या आपके चेहरे पर यही घमंड तभी मौजूद होता? देवयानी का खून उबल उठा और उसने बेला को गुस्से में एक जोर का थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। तब एकाग्र का सब्र जवाब दे चुका और उसने तेजी से आगे आकर देवयानी के हाथ को पकड़ते हुए गुस्से से कहा, इनफ बुआ। देवयानी ने एकाग्र को घूरते हुए कहा, तुमने कभी इस घर में औरतों के मामले में दखल नहीं दिया और आज इस लड़की के लिए? एकाग्र ने देवयानी की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं कभी किसी के लिए नहीं बोला और ना दखल दिया, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी। बेला के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जैसे लोग उसे सिर्फ इसलिए नीचा समझते हैं क्योंकि वो गरीब है, नौकरी कर रही है और आपका बेटा अमीर था। आपने कभी ये नहीं सोचा कि अगर वो झूठ बोलती तो मैं उसके साथ खड़ा भी होता। बेला एकाग्र के खुद को डिफेंड करने के कारण सिस्क सिस्क कर रोने लगी। उससे अब अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे थे, जिसे बिना देखे हुए एकाग्र ने फिर से कहा, मैं वो सब नहीं कह रहा जो मैं महसूस करता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उस वक्त मैं बेला के साथ नहीं होता तो शायद उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। उसने अपना सम्मान बचाया और आप उसे कह रही हैं कि वो बाजारों बनने लायक है। शेम ऑन यू बुआ, इतनी एजुकेटेड होने के बाद भी आपकी सोच इतनी गिरी हुई है। देवयानी ने गुस्से से एकाग्र को घूरा, लेकिन एकाग्र की आंखों में जो सच्चाई थी जो उन्हें झुक रही थी। जहां दादी जी ने बीच में आते हुए एकाग्र से कहा, टूटू, अपनी बुआ के हाथ को छोड़ो। एकाग्र ने देवयानी के हाथ को छोड़ दिया, जिस पर दादी जी ने अपनी कड़कती आवाज में देवयानी से कहा, दिव्या, मैंने तुम्हें ये नहीं सिखाया है कि तुम इस तरह से किसी के चरित्र पर उंगली उठाओ, और अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो सीधी तौर पर बात करो, इस घर की मर्यादा को मत भूलो। बेला झूठ नहीं बोलती, मैं उसकी आंखों में देखती हूँ हर रोज, वो झुकी होती है पर झूठी नहीं है, और अगर किसी ने उसे फिर से नीचा दिखाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेला पूरे परिवार के खुद को डिफेंड करने पर बहुत ज्यादा रो रही थी, जिसे देखते हुए एकाग्र उसके पास आया। पहली बार उसने सबके सामने बिना छुपे बेला के आंसू को साफ करते हुए धीरे से कहा, रोना बंद करो। बेला ने एकाग्र की नजदीकी पर अपने कदम पीछे लेना चाहा, जब उसके पैरों में केक का प्लेट आ गया और वो फिसलकर गिरने लगी, जिसे देख एकाग्र ने उसे एकदम से संभाल लिया और ठीक से खड़े करते हुए कहा, तुम ठीक हो? बेला काफी ज्यादा सिसक रही थी, जिसे देखते हुए एकाग्र ने बेला को उसके एक हाथ और कंधे से पकड़कर संभालते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें कमरे तक ले चलता हूँ। इतना कहकर एकाग्र बेला को संभालते हुए सीढ़ियों की तरफ चला गया, जिन्हें जाता हुआ देख देवयानी ने आंखों में नमी लिए दादी जी से कहा,
मॉम, अक्षय को जेल से बाहर निकलवाइए। अगर आपने उसे जेल से बाहर नहीं निकलवाया तो मैं वापस धनराज हाउस नहीं जाऊंगी। दादी जी ने दिव्यानी की बात सुन कहा, दिव्या, उसके ऊपर एक लड़की की स्मगलिंग का केस चल रहा है। पूरे सबूत के साथ इंस्पेक्टर ने उसे अरेस्ट किया है और तुम चाहती हो कि हम उस जेल से छुड़ाएं? बिल्कुल नहीं। मैं अपने परिवार की रेपुटेशन को उसके जैसे एक बदनाम लड़के के लिए खराब नहीं करूंगी। मीडिया के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। एक छोटे से अफवाह के मिलते ही वो लोग पूरी कहानी अपने मन से बना देते हैं। दिव्यानी ने जाकर सोफे पर बैठते हुए कहा, तो ठीक है, अब आप अपनी बेटी को इस घर में पालिए और मैं अपने बेटे और बेटी को भी बुला लेती हूँ, वो दोनों वहाँ अकेले ताने क्यों सुने। ये कहते हुए दिव्यानी ने अपना फोन निकाल लिया, जिसे प्रतिभा हताश भरी नजरों से देखने लगी और आनंद जी की तरफ देखने लगी, जिसकी नज़र पर आनंद जी ने कुछ नहीं कहा। वही एकाग्र बेला को लेकर कमरे में पहुंचा और उसे बिस्तर पर बैठकर उसे बहुत ज्यादा कांपता हुआ देखकर पानी का ग्लास उसके होठों से लगाते हुए कहा, पानी पियो। बेला ने पानी का एक घूंट भरा और गिलास को दूर कर दी, जिस पर एकाग्र ने उसके हथेली को पकड़ने के लिए हाथ ऊपर किया, फिर रुक गया और बेला की मजबूत मुट्ठी को देखते हुए उसने उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ा और सहलाते हुए कहा, बेला। बेला ने नजर उठाकर एकाग्र को देखा, जिसकी आंखों में उसके लिए सिंपैथी थी। जिसे देखते हुए बेला ने धीरे से कहा, अब तो आप खुश होंगे ना? आपको सुकून मिल रहा होगा। यहाँ पर मेरी इज्जत की अर्थी उठ रही है, यही तो आप देखना चाहते थे ना? ये कहते हुए बेला की आंखों से आंसू की लकीर बह गई और एकाग्र को ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उसके सीने पर चाकू चला रहा हो। उसे बेला की बहती हुई आंसुओं को देखते हुए घुटन होने लगी। तारांकन, क्या होने वाला है आगे इस कहानी में? आखिर एकाग्र के एहसास को क्या बेला समझ पाएगी और क्या एकाग्र बेला के सामने अपने एहसास को रख पाएगा? आखिर दिव्यानी और क्या क्या करेगी? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। कमेंट करके बताना मत भूलना। एकाग्र के बेल के लिए जज्बात, रुद्राक्ष का टशन। अब आगे। रात का वक्त, इंदौर, मध्य प्रदेश, रेजिडेंस वशिष्ठ पैलेस। बेला की बात सुन एकाग्र को अपने दिल में एक चुभन से महसूस होने लगी। जहां एकाग्र की चुप्पी को देखते हुए बेला ने उसके हाथ को अपने हाथ से हटाते हुए कहा, आपने कभी सोचा आपके एक गलती ने हमको कहां से कहां पहुंचा दिया? आपने एक बार भी खुद से इस सवाल का जवाब मांगा कि अगर उस दिन आप जबरदस्ती हमसे शादी नहीं करते, आज हमारी जिंदगी कितनी खुशहाल होती? आपने एक बार भी सोचा कि अगर जो सच्चाई आपको बाद में पता चली, वही सच्चाई आपको 1 महीने पहले पता चल जाती, तो पूरे गांव में हमारी अम्मा और हमारे भैया का सर शर्म से नहीं झुकता? बेल के सवाल बड़े कड़वे थे, जिसका जवाब एकाग्र के पास शायद नहीं था, लेकिन फिर भी उसने बेला को देखते हुए कहा, बेला, तुम्हें लगता है ना कि मैं गलत था और शायद मैं था भी, लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा कि मेरी हर गलती के पीछे बस एक डर था? खुद को सही साबित करने का डर ये कि मैं अपने घर वालों की आंखों में खुद के लिए घिन देख रहा था। फिर थोड़ा रुककर खुद के ऊपर तंज करते हुए कहा, फिर बाद में डर ये कि तुम चली गई तो कुछ बचेगा ही नहीं मेरे पास। बेला भरी नजरों के साथ बिना कुछ कहे एकाग्र को देखते रही, जहां एकाग्र ने थोड़ा और करीब आकर उसे देखते हुए कहा, तुम वो पहली लड़की थी जो मेरे चाम में नहीं फिसली। तुमने कभी मेरी बातों पर सर नहीं झुकाया। तुमने हमेशा मेरी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, और शायद इसीलिए मैं तुमसे चिढ़ने लगा था, क्योंकि तुम बाकी सब जैसी नहीं थी, अंडस्को तुम असल थी। ये कहते हुए एकाग्र के चेहरे पर बहुत सारे इमोशंस थे। ये पहली बार था जब उसकी आवाज में कोई तंज, कोई घमंड और बेला के लिए नफरत नहीं थी। ये वो एहसास था जो वो बेला के सामने रख रहा था, जो वो महसूस करता था बेला के लिए, जिन्हें बेला बिना किसी रोक टोक के सुन रही थी। जहां एकाग्र ने अपना सिर थोड़ा सा नीचे झुकाया और बेला के द्वारा झटका अपने हाथ की मुट्ठी को बंद करते हुए हल्का मुस्कुरा कर कहा, मैंने जो किया वो सही नहीं था, लेकिन मैंने जानबूझकर तुम्हारा दिल नहीं तोड़ा था। मैं खुद टूटा हुआ था और तुम उस टूटे हुए हिस्से से टकरा गई। बेला ने पहली बार एकाग्र की मुस्कान देखी थी और वो शौक में थी। जहां एकाग्र ने मुलायम आवाज में कहा, अभी कहूं तो शायद देरी हो चुकी है, लेकिन अगर कभी तुमने अपने जवाबों के पीछे झांक कर देखा तो शायद तुम्हें मेरा सवाल दिखेगा, क्या मैं वाकई उसे सजा के लायक हूँ जो तुम खुद को भी दे रही हो? ये कहते हुए एकाग्र ने बेला को देखा, जहां बेला ने अपनी भरी हुई आंखों से आंसू को साफ करते हुए अपने कांपती हुए आवाज में कहा, आपको पता है, जब किसी की वजह से इंसान टूटता है तो वो इंसान सबसे ज्यादा उसी से नफरत नहीं, उम्मीद करता है। और हम भी वही करते थे। सोचते थे चलो कर ली जबरदस्ती शादी, लेकिन एक मोड़ ऐसा भी तो आएगा ना जहां वो इंसान हमरे साथ खड़ा होगा,
ये कहते हुए बेला ने गहरी सांस लिया और कुछ याद करके सिहरते हुए कहा, हमने हर दिन खुद से यही पूछा कि शायद एक दिन आप कहोगे, हाँ मुझसे गलती हुई, हाँ मैं भी टूटा था, पर मैं तुम्हारा दर्द भी समझता हूँ। ये कहते हुए बेला ने एकाग्र की आंखों में देखते हुए हिम्मत के साथ कहा, आपने कहा ना कि हम बाकी लड़कियों जैसी नहीं थे, तो सुनिए, हम अब भी नहीं हैं। इसलिए अगर आपने सच में कुछ महसूस किया है तो अब सच्चाई के साथ खड़े रहना सीखिए। हम कोई पिक्चर का सीन नहीं हूँ जो एक माफी से खत्म हो जाएंगे। हम एक जिंदा इंसान हैं जिसका दिल टूटा है और जिसे खुद को जोड़ने में वक्त लगेगा। ये कहते हुए बेला ने एकाग्र के हाथ को देखा और उसे थोड़ा और दूर करते हुए कहा, आपका सवाल वाजिब है, पर हमारा जवाब फिलहाल यही है कि आप खुद से पूछो, आपने हमसे क्या छीना और अब क्या वापस दे सकते हैं। ये कहते हुए बेला बिस्तर से उठी और बाथरूम के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हुई और बिना मुड़े उसने आगे कहा, जब भी जवाब देने लायक बने तो लौट आइएगा। शायद उस दिन हमारी आंखों में आपके लिए थोड़ा यकीन आ जाए, शायद। इतना कहकर बेला बाथरूम के अंदर चली गई, जिसके जाने के बाद एकाग्र बिस्तर से उठा और चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। जहां बाथरूम के अंदर बेला टॉयलेट सीट पर बैठी अपने चेहरे को हाथों से ढके अपने कोहनी को अपने घुटनों पर टिकाए रो रही थी। उसने रोते हुए खुद से कहा, क्या मतलब था, उनको अपनी गलती का एहसास है या वो जानबूझकर खुद को एहसास दिला रहे हैं। तो क्या जो जिल्लत, दुख और उदासी हमने सही है, उसका जवाब हमको मिल पाएगा। ये कहते हुए बेला बुरी तरह से रो रही थी। वही बाकी सब लोग नीचे बैठे हुए थे। देवयानी भी सब लोगों के साथ बैठी हुई थी। जब दादी जी ने देवयानी को देखते हुए कहा, दिव्या तुम ऐसा क्यों कर रही हो। देवयानी ने दादी जी की बात सुन कहा, मैं क्या कर रही हूँ मॉम। दादी जी ने जवाब में कहा, मैंने तुम्हें कभी ये नहीं सिखाया कि तुम किसी गलत चीज का साथ दो। देवयानी ने सोफे से उठते हुए दादी जी से कहा, ये चीज आपको मेरी शादी विनोद, देवयानी के पति, से करने से पहले सोचनी चाहिए थी। दादी जी ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, विनोद बहुत अच्छा है। देवयानी ने अपना सिर हिलाते हुए फोन निकाल कर कहा, ठीक है, मैं अभी आपसे बात करवा देती हूँ, आपको पता चल जाएगा कि वो कितने अच्छे हैं। मुझे कोई शौक नहीं है मॉम, इस उम्र में आकर अपने घर में बैठने का। वो हर बारी अपनी भाभी का साथ देते हैं, कभी मेरा साथ देते ही नहीं है, तो मैं कब तक यूं ही उनकी बातें सुनती रहूं। अपना काम करो, ऑफिस संभालो, उसके बाद बच्चों को संभालो, फिर घर संभालो। छोटी बहू बनकर मैंने कितना कुछ घर में सहा है, आपको पता नहीं है, लीजिए बात कीजिए। ये कहते हुए देवयानी ने अपना फोन दादी जी के सामने रख दिया, जिसे दादी जी ने देखा और उसके हाथ से फोन ले लिया। दूसरी तरफ से विनोद धनराज ने कॉल अटेंड करते हुए कहा, हेलो। दादी जी ने साधारण लहजे में कहा, हेलो विनोद, मिथिला वशिष्ठ बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ से विनोद ने जल्दी से कहा, मॉम नमस्ते। दादी जी ने एक नज़र देवयानी को देखा और फोन में कहा, घर में देवयानी को किस लिए प्रेशराइज किया जा रहा है। देवयानी ने दादी जी की बात को सुनते हुए जाकर सोफे पर बैठकर केला छिला और खाने लगी। जहां दादी जी के सवाल पर दूसरी तरफ से विनोद ने कहा, कुछ नहीं मॉम, घर की बातें हैं, छोटा मोटा झगड़ा तो हर घर। दादी जी ने विनोद की बात को बीच में काटते हुए कहा, कौन सा छोटा मोटा झगड़ा। विनोद ने दूसरी तरफ से थोड़ा घबराते हुए कहा, मॉम आपको भी तो पता ही है ना कि एकाग्र ने क्या किया है। दादी जी ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, क्या किया है। विनोद ने जवाब में कहा, अब ऐसे रिएक्ट मत कीजिए कि आपको कुछ नहीं पता है। हमने उसे आपके घर में रहने के लिए भेजा और एकाग्र ने अक्षय को मारा, उसके दांत टूट गए हैं। और दादी जी ने विनोद की बात को बीच में काटते हुए कहा, विनोद जो हरकत अक्षय ने किया है उसके लिए एकाग्र उसकी जान ले सकता था। विनोद ने दादी जी की बात सुन कहा, मॉम अगर अक्षय ने कुछ किया है तो उसकी सजा कानून देगा, एकाग्र के पास कोई हक नहीं है कि वो। दादी जी ने बीच में कहा, मुझे लगा था कि मेरा दामाद बहुत अच्छे ख्यालात का है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो ऐसा है। मेरी बेटी से मन भर गया है क्या विनोद। दादी जी की आवाज़ बेहद ठंडी थी और दूसरी तरफ से विनोद बिल्कुल खामोश रह गया, जिसकी खामोशी पर दादी जी ने कहा, तुम्हारी चुप्पी का मतलब क्या समझूं। विनोद ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मॉम क्या आप मुझसे झगड़ा करना चाहती हैं। दादी जी ने आंखें छोटी करते हुए कहा, तुम्हें मेरे लहजे को देखकर यही लग रहा है क्या। विनोद ने जवाब में कहा, जी नहीं, मुझे दिव्या से बात करनी है, आप फोन देगी। दादी जी ने अपनी आंखें हल्की चढ़ाई और फिर देवयानी से कहा, दिव्या विनोद कुछ कह रहा है। देवयानी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया,
जिस पर दादी जी ने फोन को कान से हटाते हुए स्पीकर पर लगा दिया और दिव्यानी को इशारा किया। दिव्यानी ने केले को निगलने के बाद फोन में कहा, हेलो। दूसरी तरफ से विनोद ने गुस्से से कहा, हाँ डरे यू, मैंने तुमसे कहा कि एकाग्र से केस वापस लेने के लिए कहो और तुम वहां जाकर हमारे घर वालों को इंसल्ट कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने ही घर वालों की बेइज्जती करते हुए? दिव्यानी ने नजरें उठाकर दादी जी की तरफ देखा और सभी को फोन की तरफ इशारा कर दिया, जिस पर आनंद जी ने अपने जबड़े कस लिए और दिव्यानी ने अपने लहजे को कंट्रोल करते हुए कहा, विनोद। विनोद ने दिव्यानी की बात को बीच में काटते हुए कहा, इनफ इज इनफ, अपने भतीजे से कहो केस वापस ले, हमें कल सुबह तक अक्षय वापस चाहिए। दिव्यानी ने अपनी बात को रखते हुए कहा, लेकिन वो लोग मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो मैं क्या? विनोद ने जवाब में कहा, अगर भाई साहब कुछ गलत फैसला लेते हैं तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, मैं उनका साथ दूंगा और तुम डिसाइड करो कि तुम्हें किसका साथ देना है। और जब तक केस वापस ना हो तुम्हें घर आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी वजह से मैं शर्मिंदा महसूस नहीं करना चाहता। इतना कहकर विनोद ने दूसरी तरफ से कॉल कट कर दिया। जिसे दिव्यानी ने देखा उसके आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन वो अपने आंसू को बहने नहीं दे रही थी। जहां आनंद जी ने दादी जी से कहा, मॉम। इस बार विनोद ने हद पार कर दी है। दादी जी ने आनंद जी की बात सुन कहा, विनोद जो कह रहा है वो गलत है, लेकिन अगर उनकी तरफ से देखा जाए तो वो अपने भाई के खिलाफ नहीं जा सकता। दिव्यानी ने दादी जी की बात सुन कहा, बिल्कुल सही। उस इंसान के साथ मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल गुजार दिए और अपने कम से कम 300 बार सेम यही डायलॉग मारा है, इसलिए मुझे आपसे कोई उम्मीद ही नहीं है। इतना कहकर दिव्यानी वहां से अपना फोन उनके हाथ से लेते हुए ऊपर की तरफ चली गई, जिसे सभी ने जाते हुए देखा और नानी जी ने दादी जी से कहा, मिथिला जी, आपको दिव्यानी की बात सुननी चाहिए। दादी जी ने नानी जी की बात सुन कहा, पल्लवी जी, दिव्यानी और विनोद का रिश्ता दिव्यानी के पिता और विनोद के पिता ने तय किया था। बचपन से दोनों साथ में पले बड़े हैं, इसीलिए 30 साल उन लोगों ने साथ में बताएं। प्रतिभा ने दादी जी की बात सुन कहा, सही कहा माँ, उन लोगों ने अपनी जिंदगी के 30 साल बिताए लेकिन जिया नहीं, बस अपनी अपनी जिम्मेदारी में खोए रहे। एक दूसरे को समझने का उन्हें मौका ही नहीं मिला और शादी के 30 साल बाद उन्हें ख्याल आ रहा है कि वो तो एक दूसरे को जानते ही नहीं है, क्योंकि उनके बीच में प्यार ही नहीं है। आनंद जी ने प्रतिभा को देखने लगे, जहां प्रतिभा ने एक नज़र आनंद जी को देखा और नानी जी से कहा, मॉम, ज्यादा रात तक जागना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, चलिए। नानी जी ने अपना सिर हिला दिया और प्रतिभा उनकी व्हीलचेयर को धक्का देते हुए उन्हें कमरे की तरफ ले गई। घर में पूरी तरह से खामोशी पसर गई थी और सभी लोग अपने अपने कमरे में अपने अपने दिक्कतों से परेशान रात गुजर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष नोएडा पहुंच चुका था। यूनिवर्सिटी का मिथिला में आज फेयरवेल की लहर दिखाई दे रही थी, जहां बड़ी संख्या में बच्चे हाजिर हुए थे। हर तरफ बैलून और खूबसूरत स्टॉल से स्टेज के आसपास को सजाया गया था और स्टेज के आगे कुर्सियां रखी हुई थी और स्टेज पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से फेयरवेल लिखा हुआ था। वहां पर मौजूद तमाम लड़कियां का ड्रेस कोड ब्लैक एंड रेड साड़ी था और लड़कों आउटफिट कोड रेड शर्ट की ब्लैक जैकेट रखा गया था, जिसमें सभी लोग बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। जहां सभी बातों में मसरूफ एक दूसरे को चेकआउट करने में बिजी थे, जब रुद्राक्ष की एसयूवी जाकर पार्किंग लॉट में कर्रे की आवाज करते हुए रुकी। सभी की नजरें रुद्राक्ष की गाड़ी की तरफ चली गई। लड़कियां चमकती हुई आंखों से रुद्राक्ष की गाड़ी को देखने लगी, जहां गाड़ी का दरवाजा खुला और ब्लैक लेदर शूज के साथ एक डार्क रेड कलर की पैंट पहनी टांग बाहर निकली, जिसे देखकर सारे लोग चौंक गए और रुद्राक्ष कानों में फोन लगाए गाड़ी से बाहर निकाला और पैर से गाड़ी का दरवाजा बंद करते हुए आगे आ गया। जहां उसके क्लासमेट शुभम और ऋचा की नज़र उस पर गई तो वो दोनों उसके पास आ गए। ऋचा ने रुद्राक्ष को देखते हुए कहा, ये क्या बन के आया है? रुद्राक्ष ने एक नज़र ऋचा को देखा, जिस पर शुभम ने ऋचा के हाथ को पकड़ते हुए कहा, वो फोन पर बात कर रहा है ना, चुप रहो। ऋचा ने शुभम की बात सुन मुंह बना लिया और रुद्राक्ष ने कॉल कट करते हुए फोन पॉकेट में रखते हुए कहा, अब बोलो क्या कह रही थी? मैं क्या इंसान नहीं लग रहा? ऋचा ने जवाब में कहा, रेड सेव लग रहा है, थीम कुछ और था ना तो ये पहनकर। रुद्राक्ष ने ऋचा की बात को बीच में काटते हुए कहा, कोड हम बनाते हैं, हम किसी के बनाए कोड पर नहीं चलते, इसलिए वो थीम तू अपने लिए फॉलो कर, मुझे जरूरत नहीं है। इतना कहकर रुद्राक्ष आगे की तरफ चला गया। जिसे जाता देख ऋचा ने शुभम से कहा, ये कभी नहीं सुधरेगा ना? शुभम ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, तुमसे कह कौन रहा है उससे उलझने के लिए?
ऋचा ने शुभम की बात सुनकर मुंह बना लिया और शुभम के साथ आगे की तरफ चली आई, जहां रुद्राक्ष को सारी लड़कियां घेर कर खड़ी हुई थी और उसके साथ फोटोज ले रही थी। आफ्टर ऑल उनके यूनिवर्सिटी का ये आखिरी साथ में कोई फंक्शन था, जहां सारे दोस्त अपनी यादों को ताज़ा कर रहे थे। रुद्राक्ष चुपचाप सारी लड़कियों के बीच में खड़ा हुआ था और वो लड़कियां कोई सेल्फी ले रही थी तो कोई सीधा फोटो क्लिक करवा रही थी, जिन्हें देखते हुए ऋचा ने मुंह बनाकर कहा, ये क्या हो रहा है? हमारा दोस्त है, हमने एक बार भी फोटो नहीं खिंचवाया और इन छिपकलियों को देखो। शुभम ने ऋचा की बात पर कहा, अरे तुम चुप रहो ना यार, कितना जलती हो। ऋचा ने शुभम को घूर कर देखा और तभी उन लड़कियों को वहां से हटाते हुए एक लड़की ने आकर कहा, हटो, सभी पीछे हो जाओ। सभी लोग एकदम से चौंक गए और रुद्राक्ष ने उस लड़की को देखते हुए कहा, सांची, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? सांची ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, क्या मतलब कि मेरी क्या दिक्कत है? अब हमारा यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट इतना हैंडसम और खूबसूरत है कि सारी लड़कियां उसके साथ फोटो क्लिक करवाना चाहती है, तो आपको नहीं लगता कि हमें थोड़ा सा फायदा उठा लेना चाहिए? रुद्राक्ष ने सांची की बात पर आंखें छोटी करते हुए कहा, स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर होकर ऐसी बकवास कर रही हो? सांची ने आंखें चढ़ाते हुए कहा, क्या मतलब बकवास कर रही हूँ? सीनियर, आप तो यहाँ से चले जाओगे ना? उसके बाद आपकी पोजीशन मेरे नाम हो जाएगी, तो मुझे पहले से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। रुद्राक्ष ने सांची को साइड से हटाते हुए कहा, साइड हटो। सांची ने रुद्राक्ष के बाजू को एकदम से पकड़ लिया, जिस पर रुद्राक्ष ने चौंकते हुए कहा, ये क्या हरकत है? सांची ने धीरे से आकर रुद्राक्ष के कान में कहा, हम का कह रहे थे कि जो लड़कियां छटपटा रही है आपके साथ फोटो खींचवाने के लिए, उनसे हम 50 रुपये फोटो खींचवाने का चार्ज ले लेते हैं। आपका और हमारा फायदा भी हो जाएगा और लड़कियों को फोटो भी मिल जाएगा, क्या कहते हो? रुद्राक्ष ने सांची को घूरते हुए कहा, मैं क्या तुम्हें कोई भाड़े का मॉडल लगता हूँ? सांची ने सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, अरे नहीं, लेकिन फिगर ही वैसे मेंटेन करके रखे हो तो हम क्या कर सकते हैं? रुद्राक्ष ने सांची को दूर करते हुए कहा, बकवास, तुम दूर रहो मुझसे और इस लैंग्वेज में बात करना बंद करो। सांची ने मुंह बना लिया और मन में सोचा, बेटा, तुमको तो देख लेंगे हम। तुम्हारे उस रावण जैसे भाई ने हमारी सीता जैसे बहन का हरण कर लिया और उसको छोड़ दिया, और तुम साले गांधारी की औलाद यहाँ आकर कंस मामा बन रहे हो। ये कहते हुए सांची रुद्राक्ष को लगातार घूमने लगी और तभी एक बेहद खूबसूरत, पतली, दुबली और बेहद गोरी लड़की ने वहां आते हुए धीमी लहजे में कहा, हेलो सीनियर। रुद्राक्ष का टूटा दिल, क्षितिज और बेला। अब आगे, रात का वक्त, मिथिला यूनिवर्सिटी, नोएडा। उस आवाज को सुनकर सभी उसे देखने लगे और सांची ने जब लड़की को देखा तो मन में सोचा, आ गई लकड़ी की पुतली ओपेरा। आई मीन कोब्रा, नहीं अप्रा। जहां रुद्राक्ष ने उस लड़की को देखते हुए कहा, हेलो। अप्रा ने रुद्राक्ष को देखा और हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आज आप रूल्स को तोड़ने के लिए बहुत सीरियस है। रुद्राक्ष ने अप्रा की मुस्कान को देखा और पूछा, मैं तो हमेशा से सीरियस रहता हूँ, लेकिन तुम कौन सी रूल्स की बात कर रही हो? अप्रा ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं सीनियर, आज आप लोगों का फेयरवेल है एंड सडनली आई रिमेंबर्ड कि आज से ठीक 1 महीने पहले हम मिले थे। ऋचा ने अप्रा की बात पर आगे आते हुए कहा, सिर्फ तुम नहीं अप्रा, जितने भी तुम्हारे क्लासमेट हैं वो सभी हमसे मिले थे। अप्रा ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, आपने बिल्कुल सही कहा सीनियर। अप्रा की बात शुभम ने ऋचा की तरफ देखा, जो कि बुरी तरह से चिढ़ चुकी थी। ऋचा के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखते हुए शुभम ने बड़े प्यार से सांची से कहा, सांची, क्या है? सांची ने एकदम जोर से कहा, जिसे शुभम थोड़ा सा चौंक गया और धीरे से कहा, मैं पूछ रहा था कि फंक्शन कितना टाइम शुरू होगा। सांची ने जवाब में कहा, जब सभी लोग आ जाएंगे। तो क्या अभी तक बाकी सब नहीं आए हैं? शुभम ने इधर उधर देखते हुए पूछा। सांची ने अपना सिर नहीं में हिला दिया। तब अप्रा ने उन सभी से कहा, आप सभी के लिए चेयर रेडी है। जिसकी बात का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब रुद्राक्ष में सभी से कहा, चलो। सांची ने एक नज़र रुद्राक्ष की तरफ देखा और ऋचा शुभम से कहा, सीनियर, मैं सोच रही थी कि अब हम गेम शुरू करते हैं। शुभम ने सांची की बात सुन पूछा, कौन सा गेम? हु इज मोस्ट लाइक टू? सांची ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। रुद्राक्ष ने सांची की तरफ देखा और कहा, और इसे खेलने का फायदा क्या है? सांची ने जवाब में कहा, फिलहाल के लिए फायदा और नुकसान जानने के लिए कोई बिजनेस का चार्ट नहीं है। रुद्राक्ष ने सांची को घूरते हुए कहा, तुम बहुत बदतमीज हो। सांची ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा,
अब कुएं से निकालकर जमीन पर चलना है तो वहां पर रहने वाले तमाम बड़े जानवरों से लड़ना तो पड़ेगा ना, और उसके लिए थोड़ी बदतमीजी तो जरूरी है। रुद्राक्ष ने सांची को इग्नोर किया और ये देखकर सांची ने शुभम से कहा, चले। शुभम ने सांची की नज़र पर हल्का सा शर्माते हुए अपना सिर हिला दिया। जिसे शर्माता हुआ देखकर ऋचा ने कहा, तू इतना क्यों शर्मा रहा है? तारांकन, मैं कहाँ शर्मा रहा हूँ, शुभम ने अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहा। ऋचा ने घूरकर शुभम की तरफ देखा और वो लोग उन्हें लेकर स्टेज के नीचे लगे सारे कुर्सियों के पास चले आए। फर्स्ट कॉलम के रो में जाकर रुद्राक्ष, ऋचा और शुभम बैठ गए, जहां उनके बगल में एक और हैंडसम सा लड़का आकर बैठा। लड़के ने अपरा को देखकर मुस्कुरा दिया, जिस पर अपरा चोरी चोरी उसे देखकर मुस्कुराए और अपनी नजरें फेर ली। रुद्राक्ष ने ये चीज नोटिस नहीं की क्योंकि वो शुभम से बात करने में बिजी। जहां होस्ट ने माइक पकड़े स्टेज पर आते हुए कहा, हेलो एवरीवन, मे बी आई वॉन्ट टू से दैट द हेलो स्टूडेंट। सभी ने एक साथ होस्ट को हेलो कहा, जिस पर होस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, आज की शाम को हसीन बनाने के लिए और आप सभी के इस आखिरी समय को मजेदार बनाने के लिए हम कुछ गेम्स शुरू करने वाले हैं। सो लेट प्ले अ लिटिल स्पाइसी गेम। हु इज मोस्ट लाइक I'll say something and you all have to point if someone around you. No shame, no lies. होस्ट की बात सुनकर सभी लोग जोर जोर से हूंटिंग करने लगे, जहां होस्ट ने हाथ में पकड़े कार्ड को देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, So this is my first question to you all, who is most likely to fall in love at first sight? सब लोग एक दूसरे को पॉइंट करने लगे, जिसे देखकर सभी मुस्कुराने लगे और रुद्राक्ष ने हल्का सा अपरा की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया, जिसे अपरा ने अच्छे से नोटिस किया और सांची ने भी नोटिस किया और मन में सोचा, हो गया स्याप्पा, लेकिन हम भी कुछ नहीं रोकने वाले, टूटने दो तुम्हारा दिल, फिर मजा आएगा हमको। ये सोचते हुए सांची सभी के साथ हो रहे गेम को देखने लगी, जहां होस्ट ने सभी को चुप करवाते हुए कहा, यहाँ पर तो काफी सारे पहली दफा में प्यार करने वाले आशिक मिल गए, तो चलो शुरू करते हैं। दूसरा सवाल, हु इज मोस्ट लाइकली टू डिच अ पार्टी फॉर अ डेट? सारे स्टूडेंट जोर जोर से चेयर करने लगे और अपरा ब्लश करने लगी। वो कई बार ब्लश कर रही थी और कई सारे लड़के अपरा को पॉइंट करने लगे, जहां राज के होठों पर एक मुस्कान आ गई, जिनके चिल्लाने पर होस्ट ने फिर से कहा, साइलेंट, साइलेंस, यहाँ पर तो बड़े आशिक मौजूद है। जिसकी बात सुन सभी लोग हंसने लगे और हॉस्टल मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो शुरू करते हैं। तीसरा सवाल, हु इज मोस्ट लाइकली टू टू टाइम्स समवन? सभी लोग एक पल के लिए चुप हो गए और कुछ लोग मस्ती में अपरा और राज की तरफ इशारा करने लगे, जिन्हें देखते हुए होस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह कुछ तो गड़बड़ है, आप लोग एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हो। अपरा होस्ट की बात सुनकर ऑकवर्ड तरीके से हंसने लगी और रुद्राक्ष ने तिरछी नज़र से उन लोगों की तरफ देखा, जहां होस्ट ने हाथ में पड़े कार्ड को देखते हुए फिर से कहा, तो चलिए अब बढ़ाते हैं हमारे अगले सवाल की तरह। तो हमारा चौथा सवाल है, हु इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक समवन्स हार्ट एंड स्टिल स्माइल? जिस सवाल को सुनकर सभी लोग बिल्कुल शांत रह गए और कई सारे लोगों की आंखें सीधा अपरा पर जाकर रुक गई। तब फर्स्ट कॉलम पर बैठा राज हंसते हुए कहा, सही कहा, वो तो प्रोफेशनल है। अपरा ने जबरदस्ती की हंसी के साथ राज की तरफ देखा और कहा, बी स्लो योर टंग सीनियर। राज ने अपरा की बात पर अपना सिर हिला दिया और रुद्राक्ष का चेहरा अब सीरियस हो गया। सांची ने इस बात को नोटिस किया और खुद से कहा, ये लड़की सही नहीं है। जहां होस्ट ने हाथ में पकड़े कार्ड को देखते हुए एक बार फिर से कहा, क्या बात है, सारी पॉइंट सीधा जूनियर स्टूडेंट पर आ रही है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो मेरा पांचवा सवाल है, हु इज मोस्ट लाइकली टू पिक अ रिलेशनशिप जस्ट फॉर फन? सभी लोग एक बार फिर से अपरा की तरफ देखने लगे, जिस पर अपरा ने धीरे से सांची से कहा, सीनियर, मैं जरा वॉशरूम से आती है। सांची ने अपरा की बात सुनकर कहा, सभी लोग तुम्हें क्यों देख रहे हैं, क्या तुम इतनी बुरी हो? अपरा ने सांची की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहां से चली गई, जिसे राज ने जाते हुए देखा और हंसते हुए कहा, आई नो द आंसर बट शुड आई से इट, से इट। सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, जिन्हें सुनते हुए राज ने होठों पर तिरछी मुस्कान लेकर कहा, उसका नाम ए से शुरू होता है और रा से खत्म। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। रुद्राक्ष ने अपने जबड़े कस लिए और उसके हाथों की मुट्ठी बन गई। वो हंसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी हंसी कहीं गायब हो गई थी। जब थोड़ी देर बाद अपरा वहां पर आई, उसका चेहरा अब पहले से बेहतर था। जब होस्ट ने अपरा को देखा और कहा, हमारे यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट और हमारे डिपार्टमेंट की मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल को मैं एक साथ स्टेज पर बुलाना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि वो एक दूसरे को गुड बाय मैसेज दे।
रुद्राक्ष को देखकर सभी लोग चिल्लाने लगे और अपरा थोड़ी नर्वस होते हुए स्टेज पर आ गई। रुद्राक्ष भी थोड़ा सा नर्वस था, लेकिन वो फिर भी स्टेज पर आ गया। उसने होस्ट के हाथ से माइक लिया और सीधा अपरा को देखा। रुद्राक्ष ने अपरा को देखते हुए सिंसियरली कहा, मुझे लगा था मैं तुमसे कुछ बात कर पाऊंगा, शायद फीलिंग ला पाऊंगा, लेकिन लगता है मैं थोड़ा लेट हो गया। अपरा बिल्कुल खामोश रह गए और वहां पर बैठे सभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए। राज ने अपना हाथ मोड़ते हुए कमर पर रख लिया और उसका एक्सप्रेशंस बिल्कुल ठंडा हो गया। जहां रुद्राक्ष ने होठों पर एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, कुछ लोग सिर्फ वक्त का इस्तेमाल करते हैं और कुछ बेवकूफ उसका इंतजार। जिसे कहकर रुद्राक्ष नीचे आ गया। जिसे जाता हुआ देख सभी लोग ताली बजाने लगे, जिन्हें देखते हुए अपरा ने माइक को लेकर मुस्कुराते हुए कहा, सीनियर ने जो कहा शायद मैं उसे समझ नहीं पाए, लेकिन इतना समझ सकती हूँ कि वो हमारे लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। पर कोई बात नहीं, उन्होंने हमारे दिलों में अपने लिए एक अलग सी जगह बनाई है और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। जिसकी बात सुनकर सभी लोग ताली बजाने लगे और रुद्राक्ष ने अपरा की तरफ देखा और अपना सिर नहीं में हिला दिया। जहां डांस परफॉर्म होने लगा और वहां पर जोर जोर से म्यूजिक बिट्स की आवाज के साथ सारे स्टूडेंट डांस करने लगे और कुछ रील के साथ स्नैप और कुछ वहां पर रक्स ऑफ ड्रिंक को एंजॉय करने लगे। जहां रुद्राक्ष उन सारी आवाजों को सुनते हुए थोड़ा थक गया और जाने लगा। जिसके हाथ को पकड़ते हुए ऋचा ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? रुद्राक्ष ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, कुछ नहीं, आवाज बहुत ज्यादा है, मैं किसी शांत जगह पर जा रहा हूँ। शुभम ने रुद्राक्ष की बात पर मजाक में कहा, शांत जगह में जा रहा है या फिर किसी की शांति में सिसकियां सुनने जा रहा है? रुद्राक्ष ने शुभम को घूरते हुए कहा, आवारागिरी करना पसंद नहीं है मुझे। इतना कहकर रुद्राक्ष चुपचाप वहां से ऊपर की तरफ चला गया। जिसे देख ऋचा ने शुभम से कहा, गाली खाने वाला काम करेगा तो गाली नहीं खाएगा तो क्या लोग तेरी आरती उतरेंगे? शुभम ने ऋचा की बात सुनकर मुंह बना लिया। वही रुद्राक्ष चलते हुए ऊपर की तरफ आया तो वहां पर आवाज बहुत कम थी, जिस कारण वो अपना फोन स्क्रॉल करते हुए अपने क्लासरूम की तरफ जाने लगा। जब वो एक क्लास से गुजरा तो पाया उसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। वो रुक गया। उसने एक जानी पहचानी हंसने की आवाज सुनी। उसने अपने उत्सुकता को बिना छुपाते हुए दरवाजा खुला, क्लासरूम के अंदर हल्का सा झांक कर देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल काला पड़। अंदर राज अपरा को दीवार से लगाए उसके ऊपर पूरी तरह से झुके हुए उसके होठों को चूम रहा था और अपरा उसका साथ दे रही थी। जहां उसने अपनी सांसों को काबू करते हुए राज की शर्ट के बटन को खोलते हुए कहा, हमें जल्दी करना होगा, मैं नहीं चाहती कि कोई हमें देख ले। राज ने अपरा की बात सुनकर उसके स्कर्ट को पकड़कर ऊपर करते हुए कहा, फिर भी तुम्हारा आधा घंटा तो लूंगा ही, इतनी जल्दी नहीं कर सकता। इतना कहकर राज ने अपरा के होठों पर अपने होंठ रख दिए और दोनों फिर से एक दूसरे में खोने लगे। जिन्हें देखते हुए रुद्राक्ष ने अपने कदम पीछे ले लिए और सीढ़ियों की तरफ चला गया। कुछ देर बाद अपरा राज के हाथ को पकड़े बाहर आए। रुद्राक्ष वहीं पर खड़ा हुआ था। वो बिल्कुल शांत था, बहुत ज्यादा शांत। जिसे देखते हुए अपरा ने राज के हाथ को एकदम से छोड़ दिया तो राज ने अपने हाथ को पैंट के पॉकेट में डाल लिया। जहां रुद्राक्ष ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, वाह क्या स्टोरी है तुम्हारी अनीता। एक दिन पहले तक मुझे लगता था तुम असली हो, आज लगा तुम बस परफेक्ट हो, परफेक्ट फॉर अ जोक। रुद्राक्ष की आवाज इतनी तेज थी कि जितने भी स्टूडेंट थे वो सभी अपरा और राज को देखने लगे। जहां रुद्राक्ष ने आगे कहा, किस करते वक्त तो तुम्हारे इमोशंस रियल थे, है ना? या वो भी ड्रामा था, फेयरवेल का स्पेशल एक्ट? अपरा का चेहरा सफेद पड़ गया और राज ने एग्रेसिव होते हुए कहा, तू होता कौन है बोलने वाला? रुद्राक्ष ने उनकी बात को बीच में काटते हुए कहा, मैं वो हूँ जिसको तुम दोनों ने बेवकूफ बनाया, पर अब मैं खुद से शर्मिंदा हूँ कि मैं तुम्हें इंसान समझा। ये कहते हुए रुद्राक्ष ने अपने जैकेट के अंदर से गुलाब निकाला और उसे निचोड़कर उसके सारे पंखुड़ियां को उखड़ते हुए जमीन पर फेंकते हुए कहा, थैंक यू फॉर योर फेयरवेल गिफ्ट अनीता, तुम जैसे यादों को भूलना ही बेहतर होता है। इतना कहकर रुद्राक्ष वहां से निकलते हुए तेज कदमों से चला गया। जिसे वहां पर खड़े सारे स्टूडेंट बस जाते हुए देखते रह गए और सांची को पहली बार रुद्राक्ष के लिए बुरा लगा। वो उससे नफरत नहीं करती थी, बल्कि एकाक के बेला के साथ बदतमीजी करने से पहले वो रुद्राक्ष की बहुत इज्जत करती थी। लेकिन जब से एकाक ने बेला के साथ वो हरकत की थी, तब से वो रुद्राक्ष को भी एकाक की तरह समझती थी। वहीं दूसरी तरफ इंदौर में इस वक्त रात घनी हो गई थी, जहां एक बार फिर से देर रात को बेला की नींद उसके पेट में कूदने वाले चूहों ने तोड़ दी। बेला ने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला और कमरे से बाहर आई। जहां उसने आसपास देखा तो पाया वहां पर कोई नहीं था।
किसी के ना होने के एहसास होते ही बेला ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, शश शश, आवाज बिल्कुल नहीं, चुपचाप सीधा अपने राह पर चलो। ये कहते हुए बेला धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ी और जब वो नीचे आई तो नीचे भी कोई नहीं था, जिस कारण वो चुपचाप किचन में चली आई। किचन में आकर उसने फ्रिज का दरवाजा धीरे से खोला और उसमें रखे कपकेक को निकाल ली। इससे पहले कि बेला उसे खा पाती उससे पहले ही एक आवाज आई, तुम रात किचन में डाका डालने का सोचती हो क्या? अचानक किसी की आवाज सुन बेला, जो कि पंजों के बल बैठी हुई थी, गिर गई और अचानक उसके गिरने से फ्रिज को हल्का सा धक्का लगा और साइड में रखा कोका कोला का बोतल बेला के सिर पर गिर गया, जिस कारण बेला ने दर्द से कराहते हुए गुस्से से कहा, ये बिल्कुल सही है, पहले सिर्फ जुबान से दर्द पहुंचाते थे और अब अपने घर के बर्तन को हमारे सिर पर डालकर हमको दर्द पहुंचा रहे हो। ये कहते हुए बेला ने सिर उठाकर देखा तो अपने सामने एक अनजान चेहरे को देखकर वो घबराहट के मारे चिल्ला उठी, जिसके चिल्लाने पर उसके सामने खड़ा क्षितिज घबरा गया और जल्दी से इधर उधर देखने लगा और एकदम से घुटनों के बल बैठकर उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, हे, जस्ट कम डाउन ओके। बेला ने क्षितिज को बड़ी बड़ी आंखों से देखा और उसकी कलाई को पकड़कर उसे एकदम से पीछे की तरफ धकेलते हुए उसके सीने पर आकर बैठ गई और इधर उधर देखते हुए उसने कोका कोला का बोतल उठाकर क्षितिज को धमकाते हुए कहा, चोर हो? कौन हो तुम? सही सही बताओ, वरना ये बोतल अभी तुम्हारे सिर पर दे मारेंगे। अचानक बेला के किए गए हरकत को देखते हुए क्षितिज की आंखें बड़ी हो गई थी और उसने एक नज़र कोका कोला के बोतल को देखा और कहा, तुम गलत। बेला ने बीच में कहा, तमीज से बात करो, आप कहो और चोर कहीं का। ये कहते हुए बेला ने बोतल को मारने के लिए उठाया, जिस पर क्षितिज ने जल्दी से कहा, मैं चोर नहीं हूँ। कैसे यकीन कर ले, चोर इतने महंगे कपड़े नहीं पहनाते। बेला ने आंखें छोटी करते हुए कहा, बेटा आजकल के चोर ने बड़े एडवांस हो गए हैं, अच्छे कपड़े पहनकर बड़े घर को लूटते हैं, तो तुम इतनी रात को घर में क्या कर रहे हो?